ये सारे के सारे, लेकिन उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ यही है कि ये जो दोनों एरियाज थे ये हमारे, लेकिन इवेंचुअली आपको एयर प्रेशर के साथ इसके साथ माइसिटोमास के अंदर ही डालना था। ठीक है, यहाँ तक तो आपका ये हो गया। उसके बाद फिर वही HRCT अगर आपको रिक्वायर्ड है फर्दर कंफर्मेशन के लिए तो आप इसमें कर सकते थे। अच्छा, इससे अगला जो पेशेंट था वो था ये एक आपके पास चेस्ट एक्सरे था, और उसके बाद जो है ना क्या था, नहीं ठीक था, लेफ्ट हार्ट बॉर्डर राइट हार्ट बॉर्डर दोनों सही थे, और वैसे भी वो उसमें मतलब यहाँ पे बॉर्डर्स तो सही आ रहे थे ये तो नहीं कर, वैसे भी सारी बात है कि वो कैविटेशन थी और थोड़ा सा फाइब्रोसिस थी, उसके साथ फिर आपके हार्ट बॉर्डर थोड़े से शेकी जरूर हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है आपका अगला पेशेंट जो था वो आपका, मैं एक मिनट इसको ओपन करता जाता हूँ। यहाँ पे अब देखते हैं हम कितने लोग ठीक हुए थे, इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स थी। इसमें जो है ना प्रीवियस इसोफेजेक्टमी थी विद गैस्ट्रिक पुलअप था। ठीक है, और यहाँ पे आपको सर्जिकल क्लिप्स नजर आ रहे थे, सबसे पहली फाइंडिंग ये थी। उसके बाद फिर ये था कि यहाँ पे भी आपको सारे के सारे सर्जिकल क्लिप्स नजर आ रहे थे, और उसके बाद एयर फ्लूइड लेवल था जो इस जगह पे बना हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो केस वन जो था ना वो लेफ्ट मैस्टेक्टमी और पहले का था, उसमें प्लूरल एफ्यूजन थी। वो मैं एंड में आपको फिर दिखा दूंगा एक दफा। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है राइट हार्ट बॉर्डर क्लियर था, लेफ्ट हार्ट बॉर्डर क्लियर था, लेकिन इसके अंदर जो मेन फाइंडिंग थी वो आपकी जो थी वो एक सेकंड दीजिए मुझे। अच्छा, उसके अंदर जो मेन फाइंडिंग थी वो आपकी सर्जिकल क्लिप्स की थी, जो यहाँ यहाँ पे आपको नजर आ रहे थे। अगर मैं आपको इसका पिछला एक्सरे दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पे आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे सर्जिकल क्लिप्स थे, और यहाँ पे करके ऊपर करके एक सर्जिकल क्लिप्स थे, और ये हार्ट के पीछे एक एयर फ्लूइड लेवल बना हुआ था। अब अगर आपके यहाँ पे एयर फ्लूइड और ये और उसके बाद ये अगर सारी की सारी फाइंडिंग्स होंगी और सर्जिकल क्लिप्स आपको विंडस्टाइनम में नजर आ रहे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि इसोफिजेक्टमी हुई हुई है, एक गैस्ट्रिक पुलअप। उसके बाद फिर इसमें जो आपकी यहाँ पे अगर आप इसकी रिब देखते तो ये सिक्स रिब की पोस्टीरियर सेक्शन भी थी। यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो इस साइड पे जो रिब थी वो ठीक थी, लेकिन राइट साइड की जो रिब थी वो उसकी पार्शियल वो यानी कि रिसेक्शन भी हुई थी। तो इस वजह से ये जो सारी की सारी फाइंडिंग्स थी इसके अंदर, अब मेनली जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो तो ये था कि आप इसमें चाहिए, और इसमें क्या था। अच्छा, अब उसमें जो ये एयर फ्लूइड लेवल आ रहा था इसको अब आपने फर्दर वर्कअप जरूर करवाना था। और उसके अंदर ये था कि ये जो इसमें इस जगह के ऊपर, वैसे तो जाहिर बात है कि ये एयर फ्लूइड लेवल अगर आपको तो इसकी ये सारा पता लग जाता है हिस्ट्री का कि ये इसोफिजेक्टमी हुई भी है और उसकी वजह बाद ये एयर फ्लूइड लेवल आ रहा है, तो फिर तो आप इसको मतलब क्योंकि जब आप ये होता है अपना ना रास्ता, जब इसोफेजियल कैंसर होता है तो जब उसको निकाल देते हैं तो फिर स्टमक को पुल अप करके ऊपर जाके अटैच कर देते हैं। तो फिर जो स्टमक है या फिर कोलोनिक पुल थ्रू करते हैं कि कॉलन का पार्ट लेके, तो वो इसका इसोफेगस बना दिया जाता है। तो उन दोनों सूरतों में जो इसोफेगस होता है वो डायलेटेड और एयर फ्लूइड लेवल उनमें आ सकता है। तो इसमें इसी तरह एयर फ्लूइड लेवल आया हुआ था, लेकिन अगर इसके अंदर आपको इसोफेजेक्टमी की हमारे पास हिस्ट्री ना होती या आपसे ना पिक होता, तो फिर ये या तो आप हाइटल हर्निया में लेके जाते हैं, या फिर आपको ये अगर वर्कअप ये करना पड़ना था कि अगर पेशेंट कोई इल है यानी कि वो फीवर वगैरह में या इस तरह की चीज में है, तो फिर डेफिनेटली जो है ना ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि फिर हम इसको एब्सेस के तौर पे भी कंसिडर किया जा सकता है, मीडिया स्टाइनल एब्सेस, लेकिन वो लेस लाइकली थी, पहले भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं तो इसकी वजह से। और उसके बाद फिर आप लोगों ने, अब देखते हैं क्या लिखा था इसमें। अच्छा जी, किसी ने पुल थ्रू लिखा है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से एक दो लोगों ने इसको फिर वही ट्रांसप्लांट चेंजेस कही है, और लेकिन इसमें जो पोस्टीरियर सिक्स रिब थी इसकी रिसेक्शन, तो मेरा नहीं ख्याल कि राइट फोर्थ रिब का एक ने कहा है, ठीक है, लेकिन वो भी सही है। और उसके अलावा हाइटल हर्निया, ज्यादातर लोगों ने हाइटल हर्निया कहा है, लेकिन अगर अगर ये आप इनकी छोटी छोटी ये जो सर्जिकल क्लिप्स होती है ना, इनको आप लोगों ने जरूर देखना है। ये आपको इसका हिंट दे रहे होते हैं कि इसकी पिछले कौन सी सर्जरी हो सकती थी। अगर ये सर्जिकल क्लिप्स यहाँ पे होती और लंग ना होता तो तब हम निमोनेक्टमी कहते हैं, लेकिन अगर ये सर्जिकल क्लिप्स दोनों साइडों पे होती और फिर पोस्ट ट्रांसप्लांट यानी कि बायलैटरल लंग ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री होती, तो फिर ये उसकी वजह से आते हैं, लेकिन इसमें ये स्ट्रेट ऊपर तक जा रहे हैं जहां जहां पे भी जो है वो उसके अंदर होता है। और दूसरा ट्रेकियल डेविएशन भी थी, क्योंकि यहाँ से जब स्टमक ऊपर गुजारते हैं तो उसकी वजह थोड़ी ट्रेकियल डेविएशन भी आ जाती है।
अच्छा, लेकिन इसमें मीडियस्टाइनल मैस का लिवर एब्सेस, हाँ यहाँ पे ल्यूसेंसी है बिल्कुल। यहाँ पे ये भी आप लोगों ने सही पिक की है कि यहाँ पे एक नॉर्मल ल्यूसेंसी प्रोजेक्ट वो लिवर है, उसके लिए जो है आपका अल्ट्रासाउंड के साथ आप जरूर कोरिलेशन करवाएंगे, क्योंकि ये जो जगह है ये सही इसके लिए नहीं है। यहाँ पे एयर के ये जो एयर आ रही है, तो ये माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने ठीक किया है। लेकिन जो गैस्ट्रिक पुल थ्रू है वो एक डॉक्टर शाजीना ने कही है, और बाकी और तो किसी ने नहीं ज़्यादा सही किया इसको। लेकिन चलिए बहरहाल आपकी फाइंडिंग्स की हद तक जो है वो ठीक है। एब्सेस हो सकती है, गैस्ट्रिक वॉल्वुलस नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि गैस्ट्रिक वॉल्वुलस का अगर वो बनता होता है तो वो नॉर्मली एक साइड पे चला जाता है, वो बिल्कुल रेट्रोमीडियास्टाइनम नहीं आता, क्योंकि जो स्टमक का वो यानी कि पूरी का पूरा पुल थ्रू होता है, उसके बाद वो एक साइड पे नॉर्मली जाके तो उसके बाद फिर वो ट्विस्ट करता है, तो उसकी नॉर्मल ट्विस्टिंग एक साइड पे नजर आती है, फिर गैस्ट्रिक बबल भी आपका जो है वो यहाँ से एब्सेंट हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला था आपका, ये वाला पेशेंट था, ये भी बड़ा सटल। इसमें जो 2079 नंबर कौन सा था वो, हाँ ये वाला था। अच्छा, इसमें जो फाइंडिंग थी आपकी, एक तो ऊपर से आपने स्टार्ट करनी थी देखनी, एक मिनट, ये देखें, इसमें जो मेन फाइंडिंग थी वो आपकी सारी की सारी यहाँ पे जो स्ट्रिकी ल्यूसेंसीज आ रही थी वो थी। उसके बाद जो था हार्ट के साथ अंदर इसके ल्यूसेंसीज गई हुई थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं था, लेकिन इसके अंदर जो मेनली फाइंडिंग थी वो सर्जिकल एम्फाइसीमा था। यहाँ पे एयर आई हुई थी, न्यूमो मीडियस्टाइनम था, उसके साथ फिर न्यूमो पेरिकार्डियम था। ये जो सारी की सारी फाइंडिंग्स थी ये इसके अंदर मेनली फाइंडिंग थी। उसके अंदर जो था ना वो कुछ भी, ये जो इस तरह की फाइंडिंग्स होती है इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ एडिशनल उनको ज़रूर कहनी होती है कि न्यूमोथोरिक्स नहीं है, प्लूरल फ्लूएम नहीं है, और उसके अलावा अगर आप पेशेंट एस्थमेटिक है तो ये कई दफ़ा स्पॉन्टेनियस एस्थमेटिक की वजह से भी जो है ये इस तरह की फाइंडिंग आ सकती है। तो इसमें आप लोगों ने जो मेन न्यूमो मीडियस्टाइनम, सर्जिकल एम्फाइसीमा और न्यूमो पेरिकार्डियम, ये तीनों जो फाइंडिंग्स आप लोगों ने पिक कर ली हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर आपने इनमें से कोई एक फाइंडिंग छोड़ी है तो फिर आप मार्जिन में पास हैं। अब सर्जिकल एम्फेसिमा, न्यूमोमीडियस्टाइनम भी ठीक है, क्योंकि लेकिन अगर आपको दो जगहों पे आ गई ना नजर, यहाँ पे भी आ गई और यहाँ पे, क्योंकि न्यूमोपेरिकार्डियम इज पार्ट ऑफ न्यूमोमीडियस्टाइनम फॉर सम एक्सटेंट, लेकिन इस केस के अंदर आपका तीनों को, तीन वर्ड्स को अलग अलग मेंशन करना की के हिसाब से जरूरी था। सर्जिकल एम्फेसिमा, न्यूमोमीडियस्टाइनम, न्यूमोपेरिकार्डियम, क्योंकि जो मेजोरिटी लोग हैं उन्होंने न्यूमो पेरिकार्डियम लिख दिया, लेकिन ये जो थिन सी एक स्ट्रीक सी आ रही थी यहाँ पे, ये वाली, ये जिसमें ये उठा हुआ था, एलिवेट हुआ था, ये पिक नहीं हुई। तो ये मेजोरिटी ने सिर्फ एक लोग, दो नहीं, दो लोगों ने कर ली, तीन, अ, चार, और चार, पाँच, छः, छः तकरीबन लोग हैं जिन्होंने इसको सही पिक किया है। लेकिन जो है वो, अगर आपने उस पर ये, हाँ हाँ, और अगर आपने इनके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है तो दैट्स फाइन, मतलब वो भी सही है कि आपको अगर उसके इंटरप्रिटेशन है। लेकिन मेरा मशवरा ये होता है कि अगर आपको इस तरह दो जगहों पे नजर आ रही है ना मीडिया स्टैंडर्ड में, तो बेहतर है कि फिर न्यूमो मीडिया स्टैंडर्ड के साथ न्यूमो पेरिकार्डियम या जो भी उसके साथ वर्ड है ना वो साथ ऐड ऑन कर दें, ताकि उससे ज़रा और चीज़ें को क्लियर करना आसान हो जाएगा आपके लिए एग्जामिनर को। तो इसमें बस यही फाइंडिंग थी, इसमें और कोई खास फाइंडिंग नहीं थी। और वो जाहिर बात है, ड्यू टू ये पेशेंट था डायग्नोज केस ऑफ अस्थमा का, उसकी वजह से मोस्ट लाइकली एस्थमेटिक इंड्यूस जो थी ना वो थी। तो इसमें माशाल्लाह ठीक है, कम से कम न्यूमोमीडियस टाइनम तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है, जिसका मतलब है कि आपकी इसमें तो पिक माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और लेकिन जिन्होंने इसके अलावा सिर्फ सर्जिकल एम्फाइसीमा पिक किया है वो भी मेक श्योर करें कि जो है वो आप सर्जिकल एम्फाइसीमा और जो आपकी है ये न्यूमोमीडियस टाइनम, इसके डिफरेंस को जान सकें कि यहाँ पे अगर नेक के साथ लिसेंसीज नेक के पैरेलल जा रही है तो वो सर्जिकल एम्फाइसीमा से ज़्यादा न्यूमोमीडियस टाइनम का पार्ट है। ठीक है। और बाकी माशाल्लाह सही है, ये केस अच्छा अटेम्प्ट हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपका एक और ये पेशेंट था जो कि काफ़ी बड़ा सारा एक मैथ्स के साथ प्रेजेंट हुआ था, और उसमें आपके पास जो फाइंडिंग्स थी उसमें था कि जो आपका हार्ट का लेफ्ट हार्ट बॉर्डर था वो लॉस हो चुका हुआ था। ठीक है। और उसके बाद जो आपके इसमें प्री पैरावर्टिब्रल लाइन और थोरेसिक एओर्टिक, यानी कि आपको इसमें से
एओर्टा का जो कॉन्टूर था वो नजर आ रहा था यहाँ से, ये जो जगह जा रही थी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो इसमें जो लेफ्ट हाइलम था उसके वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स भी विजिबल थे। ये देखिए तीन चार चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ से आपको ये वेसल्स भी जाती नजर आ रही है, ये जो एओर्टा जा रही है नीचे घूम के ये भी आ रही है नजर। लेकिन जो लेफ्ट हार्ट का बॉर्डर था, जिसमें राइट हार्ट बॉर्डर नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड का हार्ट का बॉर्डर जो है वो गायब हो चुका था। उसके बाद फिर जो थे, जो इसका मीडियस्टाइनम था इसका लेफ्ट साइड का, वो भी यानी कि पार्शली नजर आ रहा था लेकिन काफी सारा एलिवेटेड था। उसकी रीजन क्या होती है कि जो लेफ्ट मीडियस्टाइनम है वो राइट से कभी भी ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बराबर तक तो ठीक है, और उस या उससे नीचे होगा हार्ट। जो राइट मीडियम ये मीडिया ये डायफ्राम है, सॉरी, जो डायफ्राम है वो राइट वाला डायफ्राम ऊपर होगा, लेफ्ट वाला डायफ्राम हमेशा नीचे होगा। लेकिन अगर लेफ्ट वाला डायफ्राम इसके बराबर है तब भी गुंजाइश है, लेकिन लेफ्ट वाला डायफ्राम ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। और उसके बाद जो इसका वो था, क्या कहते हैं, एरोटिक नक्कल पार्शली विजिबल है। अगर आप यहाँ से देखें ना, इस जगह से इसको, इस लाइन को पीछे ट्रेस करें तो ये जाके यहाँ से आपको इस जगह पे थोड़ा सा वो एरिया नजर आ रहा है। और पैरावर्टेब्रल वाली लाइन भी जो है आपको क्लियर है। लेकिन जो इसका मतलब ये है कि इसमें आपके पास इन सारी चीज़ों को मेक श्योर करते हुए जब ये सारी की सारी फाइंडिंग्स आएंगी कि पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम मैस नहीं है, हार्ट के ऊपर ओवरले साइन आ गया इसका, तो ये मोस्ट लाइकली आपका एंटीरियर फिर मीडियस्टाइनल जो है वो मैस बनेगा। और जब एंटीरियर मीडियस्टाइनल मैस बनेगा तो वही 4 T's आ जाएंगे, जिसमें टेरेबल लिम्फोमा, थायराइड मेलिग्नेंसी, थाइमोमा और टेराटोमा। तो ये सारे के सारे चारों में से कोई भी एक आ जाएगी। तो ये एक टिपिकल जो आपका एंटीरियर मीडियस्टाइनम का जो ट्यूमर है उसकी फाइंडिंग है। और उसके बाद आप इसमें फर्दर इसको कहेंगे कि जो ये जो लीजन है उसके बाद फिर जो है ये मोस्ट लाइकली मतलब मैस इफेक्ट वगैरह दे रहा है, और उसके बाद बाकी सारी फाइंडिंग दे के, लेकिन इसको सीटी विद चेस्ट विद आईवी कंट्रास्ट और उसके साथ आगे फर्दर इसको वर्कअप करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें एक और थी वो ये थी कि कुछ पूछ रहे हैं कि लेफ्ट की साइड की प्लूरल इफ्यूजन क्यों थी इसके अंदर। तो उसमें लेफ्ट साइड जब ये मैस इफेक्ट देते हैं ना, तो उसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो खुदा ना खास्ता ये मेलिग्नेंट लिम्फोमा हो सकता है जो कि आगे, वालेकुम सलाम। एक्सक्यूज ये ना साउंड अपनी। अच्छा, इसमें जो ये सारे का सारा आपका कंसोलिडेशन वगैरह आपने बता दिए, और उसके बाद फिर आपने ये सारे के सारी इंफॉर्मेशन दे के, तो ये जो फ्यूजन आती है ना एक साइड पे, ये इसकी खतरनाक होने को साइन करती है कि हो सकता है कि ये लिम्फोमा हो और उसके साथ सेकेंडरी कोई डिपॉजिट्स आ रहे हो, या ये कोई उसमें मिलिग्नेंसी हो, मिलिग्नेंट टेराटोमा हो जो कि यहाँ से आगे फ्यूजन ले रहा हो। तो ये आपने जरूर मेंशन जरूर करनी थी इसके अंदर। तो उसके बाद फिर सारी बात है कि अगर ये डिस्ट्रेस में है एयर की, तो उसके बाद आपको बेहतर है कि ये जो है वो करने के लिए कि भाई आप इसको आगे फर्दर सर्जन के पास रेफर करेंगे, या इमरजेंसी तक इसकी एयरवे वगैरह मेंटेन हो सके। तो इसमें अब हम देखते हैं कि कितने लोगों ने इसको सही किया है। अब मुझे सिर्फ वर्ड जो मैं ढूंढूंगा ना, वो मैं ढूंढूंगा इंटीरियर मीडियस्टाइनल मैस, ठीक है। अब अगर तो आप लोगों ने इसमें इंटीरियर मीडियस्टाइनल मैस लिख दिया है, तो उसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका इसमें जो है वो इंटीरियर, अब यानी कि इस वक्त जो आपका एक एग्जामिनर है उसने अब एक वर्ड अब आपके लिए ढूंढना है, और वो है कि इंटीरियर मीडियस्टाइनल मैथ्स। अगर आप इंटीरियर मीडियस्टाइनल मैथ्स लिख दिया है तो फिर इसका मतलब ये है कि अब आपने आगे जो सारी की सारी कहानी है वो सही लिखी हुई होगी, क्योंकि उसको पता है कि आपको 4 T's का ही पता है, आपको डिफरेंशियल का ही पता है, बात बहुत खानी सारी पता है। लेकिन अगर आपने वो नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि फिर आप गले। अच्छा, अब उसमें जो कुछ लोगों ने कहा कि जी ये एओर्टिक डायसेक्शन है। एओर्टिक जब आपको एओर्टा जाती नजर आ जाए ना मैं इसके पीछे से, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर एओर्टिक डायसेक्शन जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि अगर एओर्टिक डायसेक्शन होती तो ये एओर्टिक जो थोरेसिक एओर्टा आपको जाती नजर आ रही है, ये पूरी की पूरी यहाँ से ये देखिए ये घूम के जाती हुई, तो ये नजर ना आती, ये आपको पूरे पूरे यहाँ तक जा रहा होता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये भी डायसेक्शन वाली बात भी नहीं होगी। और एक में ये अब्दुल्ला इन्होंने ठीक लिखा है, डीरीमिडियस्टाइनल मैस लाइकली लिम्फोमा ना लिखें आप यहाँ पे ना, वो आप अपनी इंटरप्रिटेशन में देखें। डायग्नोसिस तो कोई भी हो सकता है, लिम्फोमा भी हो सकता है, टेराटोमा भी हो सकता है, थायराइड मैस भी हो सकता है, तो आप इसमें उसमें अपने आप को कन्फाइन ना करें। उसके बाद आप कहेंगे मैं सीटी टेस्ट करवा के इसको फर्दर कर लूंगा। एओर्टिक एन्युरिज्म इंटीरियर मीडियस्टाइनल मैस, डॉक्टर मुदस्सिर ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर इन्होंने इस लिखे सिग्निफिकेंट मीडियस्टाइनल वाइडनिंग, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड जो है ना वो एंटीरियर मीडियस्टाइनल मैस नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद फिर है डॉक्टर, नहीं और कौन है,
superior mediastinal widening लेकिन anterior mediastinal mass, aortic aneurysm, hiatal hernia नहीं है बिल्कुल भी। और फिर लेकिन इस केस को आप लोग दोबारा देखिएगा, टिपिकल एंटीरियर मीडियल मैस का जो है वो केस था, और ये सारी की सारी फाइंडिंग्स उसमें एलिवेटेड हेमिडायफ्राम की वजह से आपको ये एयर फ्लूइड्स का लेवल जो बन रहा था ना, फाल्स सा, वो बन रहा था। और फ्रेनिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि उसका रूट काफी लंबा होता है, और जैसे ही वो कंप्रेस होगी या कहीं से कॉम्प्रोमाइज होगी, तो वो बिल्कुल फ्रेनिक नर्व की वजह से, पैरालिसिस की वजह से भी एलिवेट लेफ्ट हेमिडायफ्राम एलिवेट कर सकता है। अच्छा जी, उसके बाद सॉरी अगला 81। अच्छा, इसमें मैंने फिर वही कहा था कि जब आपको इस तरह का पेशेंट आ जाए, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जिसमें आपको अपेरेंटली 3 सेकंड में अगर कोई डायग्नोसिस नजर नहीं आया, तो फिर आपने अपनी चेकलिस्ट स्टार्ट कर देनी है, और आपने लंग को एक साइड को दूसरे साइड से कंपेयर करना शुरू कर देना है, ठीक है। और उसके अंदर क्या था कि आपकी जो राइट साइड थी हार्ट की, यानी कि जो, अगर मैं, बल्कि मैं पहले इसी इमेज पे आपको शेयर कराता हूँ, अगर आप इसके ये पहले 1 2 3 4 का पार्ट देखें, इसके साथ कंपेयर करें, तो आपको पता लगेगा कि इस साइड पे जो है वो पैची सी या ग्राउंड ग्लास हेज ज्यादा आ रहा है, ठीक है। उस तरह ही अगर मैं इस वाले पार्ट को इसके साथ कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे भी वो है। इस तरह ये पूरे का पूरा जो साइड है ना, राइट साइड वाली सब जो पार्ट है, वो दोनों साइडों पे कंसोलिडेशन, यानी कि जो राइट साइड है वो थोड़ी सी ज्यादा हेजी है, तो इसमें, और राइट, ये सारे के सारे इस एरिया के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक साइड पे आपको ग्राउंड ग्लास टाइप जो है अपीयरेंस मिल जाती है, अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या ये, यानी कि जो मोस्ट लाइकली भी हम देखेंगे, डिफरेंशियल में साथ डिस्कस करता हूँ, तो इसमें जो मेन फाइंडिंग थी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेन यही थी कि जो ग्राउंड ग्लास थी राइट साइड पे, जो ऊपर से लेके नीचे तक आ रही थी। और जाहिर बात है कि ये पेशेंट चूंकि इसमें दिया होगा शायद, ये सुपाइन था, जो सॉरी एरेक्ट था। अगर सुपाइन होता तो साथ लिखा होता है जरूर, अगर नहीं लिखा होता इसका मतलब है कि ये बाय डिफॉल्ट एरेक्ट था, तो इसका मतलब है कि हमने एक बात की थी कि प्लूरल इफ्यूजन जो होती है वो भी इसी तरह की आपको ग्रेडियंट देती है, तो प्लूरल इफ्यूजन तो होगी रूल आउट, क्योंकि पेशेंट सीधा एरेक्ट था। अगर लाइन होता, स्पाइन होता, तो फिर हम पहले जरूर उसको सोचते कि ये अगर स्पाइन है तो इसका मतलब एक ग्रेडियंट आ रहा है, तो ये प्लूरल फ्लूएंट भी हो सकती है, जो कि इसके बीच जा रही है। लेकिन अब हमने ग्राउंड ग्लास स्पेसिफिकेशन की डीडी में आगे जाना है। अगर हम इस तरह कहते हैं, तो इसमें आपके पास जो डिफरेंशियल है वो काफ़ी वाइड है, और ओब्वियसली उसमें जो है वो क्या कहते हैं, वायरल इन्फेक्शन, यूसिनोफिलिक निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस, पल्मोनरी एडिमा, ये सारे के सारे जो हैं इसके डिफरेंशियल में आ सकते हैं। अच्छा, उसमें उसके बाद जो है फिर वो आपके यहाँ पे जो बाकी सारे के सारे फाइंडिंग्स है वो सारी क्लियर थी। इसमें जो मेन फाइंडिंग थी वो ग्राउंड ग्लास स्पेसिफिकेशन की थी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ग्राउंड ग्लास का वर्ड हम एक्सरे पे यूज कर सकते हैं, तो जी, अगर इस तरह की पिक्चर आ रही है कि जिसमें, अब इसको ना तो आप ओपेसिटी कह सकते हैं, ओपेसिटी के लिए ये था कि अगर वो होता तो ये सारे का सारा एरिया जो था वो कंसोलिडेशन की तरह नजर आना चाहिए था। तो अगर नॉर्मल और कंसोलिडेशन के दरमियान की ग्रेडियंट में आपको कुछ चीज नजर आ रही है, तो आप उसको ग्राउंड ग्लास का वर्ड उसके लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन लिटरल मीनिंग उसके जो हैं वो HRCT में ही होते हैं, कि जिसमें हम एग्जैक्ट ये बताते हैं कि जी ये जो इसकी इंटरलोबुलर सेप्टा है वो अलहदा नजर आ रहा है, और सेंट्रल पार्ट अलहदा नजर आ रहा है। अगर सेंट्रल लोबुलर पार्ट या जो सेंट्रल उसका पल्मोनरी सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल है वो नजर नहीं आ रहा, अपने उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सक रहे, तो फिर उसका मतलब ये है कि वो फिर आपका जो है वो कंसोलिडेशन का पैच है। तो ये बेसिकली नॉर्मल, ग्राउंड ग्लास और कंसोलिडेशन, ये 3 ग्रेडिंग है इसकी, अगर एयर स्पेस स्पेसिफिकेशन हो। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर आपका वो देना ज़्यादा जरूरी था। लेफ्ट साइड पे ऑनेस्टली मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन्वॉल्व है ये वाला पार्ट, लेकिन चूंकि इसकी जो लीड है बुक है उसमें इन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया हुआ, लेकिन स्टिल आप इसको भी थोड़ा सा ग्राउंड ग्लास कह सकते हैं। लेकिन मेनली इसके अंदर जो लेफ्ट अपर और मिड पार्ट है ना, ये ज्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि लोअर पार्ट में थोड़ा सा ब्रेस्ट शेडो की वजह से भी स्पेसिफिकेशन इस तरह की नजर आ जाती है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि ग्राउंड ग्लास का वर्ड किसने किया। अच्छा, लिम्फेंजेटिक कार्सिनोमेटोसिस का वर्ड यूज किया गया। लिम्फेंजेटिक कार्सिनोमेटोसिस के लिए याद रखना है कि वो इंटरस्टिशियल लाइनिंग्स को, मार्किंग्स को बढ़ाएगा, वो एयर स्पेस को नहीं छेड़ता, क्योंकि इंटरस्टिशियल लिम्फ कार्सिनोमेटोसिस का मतलब ही ये है, या लिम्फेंजेटिक कार्सिनोमेटोसिस का मतलब ये है कि वो लिम्फेटिक्स को इन्वॉल्व करेगा, और जो लिम्फेटिक्स होती हैं वो हमेशा इंटरस्टिशियम जो उसका होता है उसमें ही मेनली रन करती है। जिस तरह इंटरलोबुलर सेप्टा है उसके दरमियान में जो बाकी है वो करली बी लाइंस वगैरह जो सेप्टा है वहाँ की इन्वॉल्वमेंट होगी।
लेकिन जो एयर स्पेस की ओपेसिटीज हैं उसमें ये होता है कि उसमें लिम्फेंजिटिक कार्सिनोमेटोसिस नहीं आती। तो अगर आप इसको ग्राउंड ग्लास का वर्ड यूज कर रहे हैं तो फिर उसके बाद आप इसमें वो यानी कि फिर आप नहीं करेंगे। अगर आपने इंटरस्टिशियल थिकनिंग का वर्ड यूज किया होता अपनी रिपोर्ट के अंदर या तो फिर आप उसको जरूर दे सकते थे। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। अब मेरा इस वक्त है कि तीन चीजें मैं देख रहा हूँ लोगों के रिपोर्ट के अंदर अपनी की के हिसाब से। की क्या है कि जी ग्राउंड ग्लास सेज राइट साइड पे या ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी राइट साइड पे किसी ने पिक की है, नंबर एक। नंबर दो, अगर उसने की है तो क्या उसने डिफरेंशियल में से हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, यूसिनोफिलिक निमोनिया या जो बाकी वो है क्या कहते हैं वायरल इन्फेक्शन। और यानी कि जिस तरह आपने देखा था पिछले दिनों कोविड रहा था, तो कोविड में भी अर्ली जो ओपेसिटीज होती थी वो सारी की सारी ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज होती थी। तो ये और इवन के पल्मोनरी एडीमा, तो ये सारे के सारे जो हैं इसमें अर्ली स्टेज में पल्मोनरी एडीमा भी आपको ग्राउंड ग्लास के तौर पे दे सकता है। तो ये मतलब ज्यादातर लोगों ने ना इसमें मेरा ख्याल है कि लिम्फेंजिटिक कार्सिनोमेटोसिस का है। तो वैसे वो भी एक लिहाज से मतलब ठीक तो नहीं कह सकते, वो डिफरेंशियल में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी स्वेट जेम्स नहीं है, लेफ्ट साइड न्यूमोथोरिक्स नहीं है, बाकी सारा कुछ ठीक है। यानी कि इसमें बेसिकली आप लोगों ने इस पैच को और इसका देखें, आप अभी आप जाके जो दोबारा रिवाइज करेंगे ना, आपने फिर मेरी वो बात याद रखनी है कि लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट से तीन हिस्सों में या पांच हिस्सों में डिवाइड करके जरूर कंपेयर करें। फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या कह रहा है। अच्छा, यूसे अगला पेशेंट जो था वो 82 नंबर का जो था, इसमें अब देखते हैं कितने लोगों ने इसको सही किया है, क्योंकि इसको मैं काफी अब पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें ये था कि जो लेफ्ट लोअर जोन रिट्रोकार्डिक कंसोलिडेशन, ठीक है, और उसके साथ क्या हो रहा था कि जो लेफ्ट का जो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल था वो ब्लंटेड था और लेफ्ट हेमी डायफ्राम जो था वो भी ऑब्सक्योर हो चुका हुआ था। तो ये तो इसने मतलब, और उसके बाद फिर अगर मैं दोबारा इसको जाके बैक पे दिखाऊं तो आपको एक और चीज नजर आ रही थी, वो यहाँ पे एक पैच पड़ा हुआ था ओपेसिटी का, और वो भी तरीका यही था कि अगर आप लेफ्ट को राइट के साथ कंपेयर करते तो फिर आपको यहाँ पे भी एक पैच ओपेसिटी नजर आ जानी थी। तो इसका मतलब ये था कि लेफ्ट लोअर लोब नमोनिया तो सारों को पिक करना चाहिए था। मैं अभी देखता हूँ किस किसने पिक किया है, क्योंकि ये मैं कैसे कम से कम चार बार दिखा चुका हूँ आपको पहले। तो अगर यहाँ पे लेफ्ट हेमी डायफ्राम नजर नहीं आ रहा, कंसोलिडेशन नजर आ रही, तो लेफ्ट लोअर लोब आ गया। इसके बाद जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट थी वो इसके अंदर ये था कि क्या किसी ने ये वाली जो पैसिटी है मिड जोन में, ये किसी ने की है या नहीं। तो इसके अंदर जो था वो ऑब्लिक फिशर के अंदर फ्लूइड आया हुआ था, और वही जिसको सूडो ट्यूमर कहते हैं। तो दूसरी फाइंडिंग ये थी कि जो सूडो ट्यूमर किसी ने पिक किया है क्या नहीं पिक किया। तो अब हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या किस किस ने देखा है इसको। तो इसमें जो है वो लेफ्ट लोअर लोब क्लैप्स, लेफ्ट लोअर लोब कंसोलिडेशन बिल्कुल सही है, पैची निमोनिया विद डिफ्यूजन तो दी हुई है। और लेकिन इसको नहीं। अच्छा, इसमें अब आपने एक नैंड उसमें इन्होंने कहा है कि अच्छा इसमें हाँ ये लेफ्ट लोअर लोब लैप्स लंग ग्लोब मैस विद पैरानिमोनिक फ्यूजन, लेफ्ट लोअर लोब मैस। अच्छा जी, कंसोलिडेशन में ये दो डिफरेंशियल्स ना, मतलब ये कि आपने दो चीजें अलग अलग जो डिफरेंशिएट करनी थी ना, वो ये थी कि आप लोगों ने जब ये देखा ना, उसके बाद वो एक एंड ऑफ सच सेटिस्फेक्शन आ जाती है ना कि आपको एक चीज मिल गई है, अब आपके सेटिस्फाई हो गए हैं कि हमने इसमें से पैथोलॉजी ढूंढ ली। तो किस तरह नहीं होता था इसमें, आपने पैथोलॉजी के साथ दूसरा जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी ये होती है कि आपने इसमें ये याद रखना है कि और भी पैथोलॉजीज आ सकती है साथ। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी एक्स्ट्रा, वो इसमें ये एक और ट्यूमर ढूंढना था जो आप लोगों में से किसी ने भी नहीं ढूंढा। और इसकी अगर लोअर आप देखें तो इसकी जो लोअर थी, ये सॉरी, ये जो आपको एरिया बड़ा क्लियर नजर आ रहा था जाता हुआ, और ये स्किन फोल्ड नहीं था, क्योंकि स्किन फोल्ड नॉर्मली पैरेलल जाते हैं, और ये पूरे का पूरा यहाँ पे एक सूडो ट्यूमर पड़ा हुआ था, या जो फ्यूजन आपकी आके यहाँ पे इसके फिशर में फंस जाती है और फिर वो इस तरह के अपीयरेंस देती है आपको। तो इसको भी अच्छा, उसके बाद हम अगले पेशेंट पे जाते हैं, और ये फिर केस नंबर 83 था। अब इसको थोड़ा सटल फाइंडिंग्स के साथ आ रहे हैं ये, लेकिन आपको इसमें जो इसमें क्या था, इसमें आपके नोड्यूल्स थे बहुत सारे जो पड़े हुए थे, पल्मोनरी नोड्यूल्स, और वो कहाँ कहाँ थे, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, और ये थे। तो ये सारे के सारे कौन से साइज के नोड्यूल्स थे, ये 5 to 10 मिलीमीटर साइज के जो थे वो नोड्यूल्स थे। और उसमें जो है वो आपके पास अब हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर नॉर्मली आपको इस तरह के देना पड़े तो इन्फेक्टिव, यानी कि जैसा सेप्टिक एम्बुला है, उसके बाद फंगल टीबी, मेटास्टेसिस, वैगनस ग्रेनुलोमेटोसिस, वेस्कुलर मैलफॉर्मेशन, सार्कोइडोसिस, ये सारे के सारे 5 से 10 मिलीमीटर वाले नोड्यूल्स देने वाले पार्टी हैं।
अब इसमें सारों के अंदर आपने जो ये सारे के सारे जो होते हैं सारे नोड्यूल ढूंढे, उसके बाद फिर आपने अब इसके अंदर ये कहना शुरू करना है कि अगर पेशेंट का कोई डायग्नोज केस है किसी ट्यूमर का, सीए का, तो ये मेटास्टेसिस है। अगर ये कोई मतलब यानी कि एरिया से है और इसको फीवर वगैरह हो रहा है, तो ये फंगल भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है। और अगर ये आईवी ड्रग यूजर है, तो ये मोस्ट लाइकली सेप्टिक एम्बोलाई भी हो सकती है। अगर ये पेशेंट का रिकरेंट ब्लीडिंग साइनोसाइटिस की हिस्ट्री है, तो वैगनस ग्रेनुलोमेटोसिस हो सकता है। और अगर ये पेशेंट किसी सिंड्रोमिक में है और जिसमें वेस्कुलर मैलफॉर्मेशंस हो सकती है, एवीएम, तो ये वेस्कुलर मैलफॉर्मेशंस का भी पेशेंट हो सकता है। लेकिन आपने ये सारे के साथ साथ हिस्ट्री खुद ही बताते जाना है कि अगर ये है तो ये है, ये है तो ये है। इसकी बजाय कि आप उसको पेशेंट को यानी कि अप फ्रंट पूछना ना एग्जामिनर से, वो थोड़ा सा रूड लगता है कि आप उसे पूछना जी कैन आई नो द हिस्ट्री। तो वो आपको ना उसमें आप बता देंगे, आपको जो चीज़ें आती हैं आप बता देंगे जी ये इन्फेक्शन है, फीवर है, आईवी ड्रग यूजर है तो ये है, ये है तो ये है। वो अगर आप बताएंगे ना, वो उसके बाद फिर वो खुद ही आपको ना सप्लीमेंट कर देगा हिस्ट्री के साथ कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब इसकी जो हिस्ट्री है ना वो आईवी ड्रग यूजर है। तो बस आपको खुद ही कंक्लूड होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे पूछ के बैठ जाएंगे ना, तो फिर वो खुद चुप कर जाएगा और हो सकता है वो आपको डिसीव करे, कहेगी जी फीवर है या इस तरह है। तो आपने अपनी जो जो भी आपको डिफरेंशियल वर्कअप जिस हिस्ट्री के साथ रिलेटेड है वो आप खुद बोल दें। और इसको ही आप इस तरह ही डायग्नोसिस में भी लिख सकते हैं, इफ पेशेंट इज दिस विद दिस। तो इसमें माशाल्लाह काफी लोगों ने सही किया है कि मल्टीपल सॉफ्ट टिश्यू है, सेप्टिक एम्बोलाई है, लेफ्ट लाइन मैस दिया है नहीं, लेकिन काफी सारे भी हैं। तो ठीक है, बिल्कुल सही, फंगल इन्फेक्शन दिए है, एपिकल निमोथोरिक्स नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ट्यूबरकुलोमा ग्रैनुलोमा बिल्कुल सही है। सॉलिटरी नहीं है, एक में सॉलिटरी लिखा हुआ, मल्टीपल है, ये देखिए सारे के सारे नोड्यूल्स पड़े हुए हैं। उसके बाद फिर पल्मोनरी मेटास्टेसिस ठीक है, डिफरेंशियल है, इफ नॉन प्राइमरी वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद फिर मल्टीपल सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी, ये भी ठीक है। मेट्स पे ज्यादा लोगों ने फोकस किया है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप सारे डिफरेंशियल दे दें। यानी डायग्नोसिस में अगर आपने मेट्स देना है कोई मसला नहीं, आप लिख देंगे पल्मोनरी मेट्स और फिर डीडी में आप बाकी सारी चीजें डालें, ताकि सारों को पता हो कि 5 से 10 मिलीमीटर के नोड्यूल्स के जो डिफरेंशियल है वो आपको पता है। ठीक है, तो इसमें ये मल्टीपल नोड्यूल्स और सिंपल मेटास्टैटिक डिपॉजिट्स या जो भी आप दे देते तो इससे पहले फाइन था। अच्छा, उसके बाद सॉरी 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 सॉरी, ये क्या हो गया, काफी पीछे आ गए। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब अगला पेशेंट ये था आपका 84 नंबर। इसमें जो था आपके पास जो, मेरा ख्याल है ये जो सिंपल वाला था केस में ये था, तो इसमें तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग नहीं थी। सो इसके के जो है जाइगस फिशर आपको दिखाया गया था, उसमें हम देखते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या ढूंढ लिया है। अच्छा जी, एजाइगस फिशर के साथ शिमिटार नहीं लिखना, एजाइगस लोग वेरी गुड, आप लोगों ने, बस काफी सारों ने एजाइगस फिशर बिल्कुल सही पिक किया हुआ है, और डॉक्टर मुदस्सिर ने सही पिक किया हुआ है। उसके बाद मीडियम पेरिकार्डियम नहीं है, राइट न्यूमोथोरिक्स नहीं है, एजाइगस फिशर बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर आमना ने पिक किया हुआ है। उसके बाद राइट हाइलर, राइट पैराट्रेकियल लिम्फेडिनोपैथी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली ये जब वो आ जाता है ना, ये वाला एजाइगस वेन और फिर एजाइगस फिशर जो आ जाता है, क्योंकि वो जब यहाँ से नीचे जाती है ना एजाइगस वेन, तो वो अपने साथ एक कई दफा ना फोल्डिंग साथ ही ले जाती है, उसकी वजह से फिशर आ जाता है। उसके साथ में उसका जो मीडियल एरिया है ना, वो कई दफा इस तरह का लगता है जिस तरह पैराट्रेकियल स्ट्राइप की बाइंडिंग है। लेकिन अगर आपको वेन नजर आ रही है और वो जो पूरे का पूरा ये है, तो फिर आपने इसके साथ लिम्फेडिनोपैथी नहीं लेनी। चले, बहरहाल आप लोगों ने ठीक लिखा है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ जो था वो बेसिकली एक ही फाइंडिंग थी और वो इसका वो था। अच्छा, जब हो जाता है केस नंबर 85। केस नंबर 85 में आपके पास जो था वो, एक सेकंड में, इसमें सबसे पहले तो वही बात थी कि जब आप लोग अगर रिब को ट्रेस करते होंगे तो आपको पता लग जाता होगा कि यहाँ पे जब हम वापस आ रहे थे, तो ये रिब्स को हम ट्रेस करते करते जब हम इस रिब पे पहुंचे थे, तो इस और इस रिब के दरमियान में एक पूरी की पूरी रिब गायब थी और उसके अगेंस्ट एक पूरे का पूरा मैस पड़ा हुआ था जिसने रिब को ही उड़ा दिया हुआ था पूरे का। ठीक है, और यानी कि ये जो लीजन था इसने पूरी की पूरी रिब को डिस्ट्रॉय कर दिया था यहाँ। और उसका भी तरीका ये होता है कि आप रिब दोनों साइडों की काउंट करते जाते हैं। अगर आपको रिब की इन्वॉल्वमेंट देखनी है, तो आपको ये अंदाजा हो जाता है कि दूसरी साइड की रिब और इस साइड की रिब, जो आप पिछली यानी कि जो एंटीरियर रिब्स है ना, जो पोस्टीरियर रिब है वो कंपैरेटिवली इजी होती है कि आप उसको जल्दी जल्दी से देख के पहले पोस्टीरियर रिब कंसिडर कर लेते हैं। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं हम ये काफी नहीं है, तो फिर आप एंटीरियर रिब्स को भी साथ 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 देखते जाते हैं, दोनों साइडों को कंपेयर करते जाते हैं। इसमें अगर आप कंपेयर करते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि इस साइड पे जो ये वाली रिब आ रही थी, ये इस साइड में रिब भी गायब हुई पड़ी थी। तो इसलिए ये बेसिकली सीधा सा केस था। अगर आपने इसको पिक कर लिया कि ये कोई प्लूरल बेस मैस या ट्यूमर लंग ट्यूमर था, या फिर ये प्राइमरी इवन के रिब का ट्यूमर हो सकता है जो कि आगे जिसने रिब को ही लोड किया हुआ था, तो ये आपके इसमें मेन फाइंडिंग थी। तो इसमें अब हम देखते हैं कि डॉक्टर जिले हुमा ने ठीक लिखा है, उन्होंने लेफ्ट लोअर लोब। अच्छा, इसमें देखिए, अब इसमें ना आपने ना
यहाँ पे अगर लिम्फ की डिस्ट्रक्शन है और पूरा मैस पड़ा हुआ है ना, तो आपने डायग्नोसिस में दोनों डाल देने हैं। हमने सबसे पहले ये लिखना है कि मैस है इरोडिंग द लेफ्ट लिप, जो कि इविंग्स भी हो सकता है। इविंग्स भी ना लिखें आप, उसमें लिखिए कि प्राइमरी। अब हो सकता है कि ये पेशेंट की एज ज़्यादा होती, सपोज करेंगे 45 का है, तो फिर हो सकता है कि ये माइलोमा का पेशेंट होता। ठीक है, उसके बाद हो सकता है लिम्फोमा का पेशेंट होता है, हो सकता है मेटास्टेसिस हो सकता है सार्कोमा। तो हम जब अपने उसमें लिखेंगे, हम उसमें इधर तक लाएंगे कि ट्यूमर है जिसने उड़ा दिया हुआ है रेप को। अब इसकी फर्दर डायग्नोसिस में कौन कौन से हो सकते हैं, जाहिर बात है कि बिनाइन तो लेस लाइकली है। तो आप क्या करेंगे, अब आप उसमें कहेंगे कि प्लूरल बेस्ड मैस है, जो कि उसने जिसने इसको एरोड कर दिया हुआ है। या फिर जो है दूसरी ऑप्शन ये है कि वो एक रिब का अपना मैस है। तो अब अगर रिब का अपना मैस है, तो फिर उसमें आप बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट ना हो उसमें कि कौन से वाला इसमें है। अच्छा जी। अच्छा, लिम्फेडेटिक कार्सिनोमैटोसिस नहीं है, और स्प्रेड नहीं है। अच्छा जी, इसमें काफ़ी सारे लोगों ने मेरा ख्याल इसको पिक ही नहीं किया। तो प्लूरल फाइब्रोमा दिया है एक ने, वो भी ब्रोंकिटेसिस भी नहीं थी। इसमें अब बड़ा सिंपल था इसका कि ये तो आप, अगर मैं वही बात कर रहा था ना कि अब आप अगर इसमें सिंपल एक काम किया करें कि आप अगर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कंपेयर करते जाते, तो आपको पता लग जाना था कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो इस साइड पे नहीं है। अगर वो पेशेंट फीमेल भी है तो ब्रेस्ट टिश्यू तो ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल आएंगे ना। अगर आप एक लंग्स को कंपेयर करेंगे लेफ्ट को राइट से, तो आपके लिए आपकी आधी चीजें मसला हल हो जाएगा। अगर आप कंपेयर किए बगैर फोकल होकर ढूंढेंगे ना, चाहिए यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, फिर कुछ नहीं मिलना। इसमें भी अगर आप सिर्फ कंपेयर करते हैं ना, तो आपको एक सेकंड में पता लग जाना था कि यहाँ से इधर बराबर बराबर, अच्छा यहाँ पे कोई चीज पड़ी है, इस साइड पे नहीं है। फिर आपको फौरन पता लगता है, अच्छा अब इसको हमने लोकलाइज करना है, तो क्या ये इस तरह का एल डिफाइंड मैच लंग का भी हो सकता है, क्या कंसोलिडेशन है। अब कंसोलिडेशन ऐसी कौन सी होगी यहाँ पे कि जिसने जो है वो रिब को रोड कर देना है, या कंसोलिडेशन है तो कौन सी लेफ्ट लोअर की होगी या लेफ्ट अपर की होगी, और दोनों का आपको कोलैप्स का पैटर्न पता है। तो इसलिए यहाँ पे भी जो है ना, ये चीज़ काफ़ी क्लियर नहीं हो रही थी। तो इसलिए अब आप लोग इसमें देखेंगे, मतलब ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, लेकिन मेजोरिटी में से सिर्फ एक या दो लोगों ने इसको सही पिक किया है, क्योंकि इसमें उन्होंने बोन की इरोजन भी दी है, डिस्ट्रक्शन दी है, और सही डिफरेंशियल आगे दी है। मेजोरिटी ने ना इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि क्या है या नहीं है। और इसमें और सब दूसरा ये होता है कि एंग्जाइटी में होने के बावजूद आप लोगों को चाहिए कि अपना चेकलिस्ट पूरी करें कि क्या अगर आपको एक लीजन ऐसा मिल रहा है, तो अब जाहिर बात है एग्जाम का केस है, इसमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा दिया होगा ना उन्होंने आपको। जिसमें जिसने लंग जिसने रिब देखी होगी वो पास है, जिसने रिब छोड़ दी होगी ना, वो जो मर्जी कहानी डालता रहे, वो पास नहीं हो सकता इस केस पे। क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसका जो पिवटिंग पॉइंट है वो इसकी रिब की डिस्ट्रक्शन है, कि जिससे आपको हर चीज़ पता लग गई है। इसके बाद आपको कोई भी कहानी सुनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी कि ट्यूमर है जो प्लूरल बेस्ड है, जिसने इसको उड़ा दिया, या प्राइमरी उसका ट्यूमर है, बस। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला केस था, ये था 86। अच्छा जी, अब इसमें हम देखते हैं कि, एक सेकंड, ये मुझे इसमें जो आपकी अगर वही बात थी कि अगर हम लेफ्ट राइट को कंपेयर करते, तो आपको पता लग जाता है कि जो राइट साइड की इसमें स्कैपुला है, ठीक है ना, उसकी बिल्कुल सारा कुछ ही बड़ा बड़ा पड़ा है। ठीक है, मैं वो दोबारा दिखाता हूँ, ये देखें। जस्ट आप इस एरिया को इस एरिया के साथ कंपेयर करते हैं कि ये देखिए कितना अच्छा स्कैपुला पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे एक लीजन पड़ा हुआ है जिसने इस सारे इसके क्रोमियन, जहाँ पे क्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट पड़ता है, आप खुद देखें कि यहाँ का क्रोमियन कितना नीट जा रहा है, लेकिन यहाँ का जो क्रोमियन है वो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, एक्सपेंडेड है, और उसके साथ ये सारे का सारा जो है ना एक लीजन पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर बाकी लंग क्लीप ये वो सारा कुछ ब्लंट सीपी एंगल माइल्ड सा है, लेकिन वो ठीक है, आई थिंक इतना इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसमें मेन जो पैथोलॉजी थी वो डिस्ट्रक्टिव लीजन था, जो कि लेफ्ट स्कैपुला में पड़ा हुआ था। ठीक है, और अब इसमें देखते हैं कि हमने लेफ्ट स्कैपुला में कितने लोगों ने इसको सही पिक किया है। सॉरी, राइट स्कैपुला में, लेफ्ट कह रहा हूँ, सॉरी गलती से। हम्म, हाँ ये एक है डॉक्टर मैविश, इन्होंने पिक कर लिया है एंटीरियर राइट फ्लैंकिंग एग्रेसिव। हाँ ये डॉक्टर जारा नसरुल्लाह, इन्होंने पिक कर लिया है। पेजेंट्स डिजीज का एक ने था, इसमें भी वही है कि आपको इसमें ये भी है डॉक्टर सिद्र अब्दुल्ला, इन्होंने भी ठीक लिखा है, और कोर्स है बिल्कुल सही है, तो ये ठीक है, फिर भी सही है। और उसके बाद फिर हाँ ये भी सही है, डॉक्टर फाकिया इकबाल, इन्होंने भी ठीक लिखा है। और प्लूरल प्लैक्स नहीं, उसके बाद फिर डॉक्टर, हाँ ये भी सही है, डॉक्टर आमना, इन्होंने लेकिन ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन दी है स्पाइन में ऑफ स्केपुला ऑफ राइट साइड, ठीक है।
ये भी बोनी लीजन चले, ठीक है, स्क्लेरोटिक लीजन, वर्क कप फॉर प्राइमरी। उसके बाद फिर बाकी शिमिटार नहीं नहीं नहीं, बाकी किसी ने नहीं ठीक किया। तो अब आप ये देखेंगे ये भी एक बड़े मेजर किस्म के एग्जाम के एक्सरेज हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको इस तरह के एक्सरे दिखाएंगे, ये टिपिकल एग्जाम एक्सरेज है। बोन में लीजन पड़ा है, एक रेपुडी हुई है, मैस पड़ा है, लंग का एक कंसोलिडेशन पड़ी है, भी यही कुछ ही दिखाएंगे, मल्टीपल पल्मोनरी लोब्यूल्स हैं। तो आप लोग इन एक्सरेज को मेक श्योर करें कि मैक्सिमम जो है ना वो क्लियर करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, कि इसमें जो है ना आपका राइट लोअर लंग में नोड्यूल का कह रहे हैं। पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई इतना खास तो नहीं है, वो छोटे मोटे नोड्यूल्स कई बार नजर आते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई बहुत डिस्क्रीट राउंडेड किस्म का जो है ना राइट लोअर में नोड्यूल भी है, मेरा ख्याल है। पता नहीं, अगर है भी सही तो कोई छोटा मोटा आप मेंशन भी कर देंगे तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि आपने ये वाला मेंशन कर दिया हुआ है डिस्ट्रक्टिव लीजन और एक्रोपोराक्वाइड एक्रोमियन और सारे के अंदर स्कैपुला भी लिख दिया तो इवन फाइन है, आपको सेव करने के लिए बहुत है, क्योंकि एक्रोमियन और उसका ऑब्वियसली स्कैपुला की पार्ट्स है। अच्छा जी, अब अगला इसके बाद देखते हैं ये 87 नंबर जो केस था उसमें आप लोगों ने क्या किया। ये 87, अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपको ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना थोड़ा सटल फाइंडिंग्स की तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि आप लोग जो हैं वो सटल फाइंडिंग्स जो हैं उनको भी पिक करना सीखें और अपना जो पूरी का पूरा जो एक प्रोटोकॉल है आपका वो आप फॉलो करना शुरू कर दें इसमें, ठीक है जी। अच्छा, इसमें इन्होंने दिया था कि, सॉरी, हाँ, सेंट्रल ट्रेकिया थी, इसके बाद सटल कर्वी लीनियर रेडियोपैसिटीज थी। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल था कि वैसे तो मतलब लंग वाइज तो ये क्लियर था, लेकिन यहाँ पे ना एक आप देख रहे हैं एक अजीब सी चीज पड़ी हुई थी जो कि इस एरिया में आ रही थी, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो अगर आपको इस तरह का चीज नजर आए ना एग्जाम में, तो ये सिर्फ एक ही चीज को इंडिकेट करती है, और वो क्या होती है, यानी कि अगर आपको थ्रेड सा नजर आ रहा है जो कि इस तरह घूम रहा है, जिस तरह कोई मतलब धागा पड़ा हुआ है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो अब सर्जिकल गॉज और सर्जिकल जो यूज की चीजें होती है ना, स्पेशली जो इम्पोर्टेड है, और अभी भी पाकिस्तान में भी भाई अब लॉ आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही है और आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, उसमें ना एक बेरियम थ्रेड डाल दिया जाता है या कोई हाई अटेन्यूएटिंग थ्रेड डाला जाता है। उसकी रीजन ये है कि अगर कोई रिटेन गॉज पीस रह गया है तो आपके पास कोई मेथड नहीं है इस चीज को डिटेक्ट करने का कि क्या कोई अंदर फॉरेन बॉडी रिटेन हुई है या नहीं, वो अनलेस कि आप उसको दोबारा री एक्सप्लोर ना करें, या सीटी पे एक आपको गॉजी फाइबोमा की एक पिक्चर नजर आती है। लेकिन वो ऑफिशियल इसलिए डाला जाता है बाय लॉ कि अगर आपको लगा कि एक चीज रह गई है तो आप उसके बाद उसका एक्सरे करें, तो आपको वो थ्रेड वहां पड़ा हुआ नजर आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो चीज वहां पे रिटेन कर गई है। इसका मतलब ये है कि जो ये सारे का सारा एरिया था, इसके अंदर ये जो पूरे का पूरा मतलब गॉस पीस सा पड़ा हुआ है, या ये जो थ्रेड पड़ा हुआ है, ये मोस्ट लाइकली जो एरिया है उसके अंदर आपका ये क्या कहते हैं रिटेन्ड गॉस पीस, रिटेन्ड क्या कहते हैं उसको टॉवल, या कोई ऐसी चीज है जो कि यहाँ पे रह गई है, और ये पेशेंट को यहाँ पे जो लेफ्ट लोअर साइड पे कोई सिम्टम्स वगैरह दे रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो था फॉरेन बॉडी इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट था, रिटेन सर्जिकल स्वैब था, और उसके बाद पेशेंट डिटेरिएट हो रहा था, क्योंकि इसके अंदर जैसे होता है ये फॉरेन बॉडी बन जाती है, और उसके बाद यहाँ पे जो है पेशेंट, और पेशेंट की हिस्ट्री भी यही होगी कि इसमें जो है ना क्या कहते हैं उसको, यानी कि कोई अभी रिसेंट सर्जरी हुई होगी, और उसके बाद फिर ये अगर वो डिटेरिएट कर रहा है तो फिर आपको ये चीज़ इस तरह देखनी पड़ती है। तो आप लोगों को इसका आइडिया बताओ। और दूसरा ये है कि जो लेकिन मेक श्योर किस तरह करना है आपने कि अगर कि भाई इसके ऊपर कोई वैसे फॉरेन बॉडी स्किन के ऊपर भी कई बार लगे होते हैं ना ड्रेन्स, तो उसके अंदर ना कोई इस तरह की चीज़ आ रही हो। तो इसमें जो दूसरी अब क्वेश्चन थे वो ये था कि लेफ्ट साइड पे कोई चीज़ तो नहीं है, तो नहीं है मेरा नहीं ख्याल, ये तो पिछली रिब आके इसके ऊपर साथ कर रही है, यानी कि ये तो डबल रिब का शेडो है ना, ये देखिए ये रिब यहाँ से आई, ये रिब यहाँ से आई, तो ये जो एरिया नजर आ रही है तो दो रिब्स किस तरह ओवरलैप हुई है, तो उसकी वजह से आपको ये फॉल्स सी एक वो मिल गई है। और इसके अंदर क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। हाँ, एक्सपीएन लेफ्ट मिड जोन वो तो यही है ना। अच्छा, और उसके बाद गैस्ट्रिक बबल, हाँ बिल्कुल, इसमें तो हमें नजर नहीं आ रहा गैस्ट्रिक बबल। और पोस्ट सर्जिकल कई दफा abdomen में चूंकि बहुत ज्यादा पेशेंट वो नहीं कई दफा कर रहा होता तो गैस्ट्रिक बबल होता भी, यानी एबसेंट ही है कई दफा।
लेकिन यहाँ पे शायद थोड़ा सा है भी सही तो, लेकिन स्टिल अगर इस जगह पे सर्जरी हुई है तो हो भी सकता है। अच्छा जी, ये भी अब देखते हैं कितने लोगों ने इसको सही किया। मेरा नहीं ख्याल, हाईली डाउट कि किसी ने इसको पिक किया होगा, क्योंकि abdomen तो बिल्कुल नहीं देखते आप लोग ने। इसमें काफी सारी बाकी चीजें तो नजर आई हैं लोगों को, लेकिन जो नेक में लिख दिए नहीं लिखा किसी ने भी। ये याद रखेंगे इसको, ये भी आपने लिखना है। हाई इंटेंसिटी नोड्यूल अंडर ईसीजी नीड में भी देख लेते हैं जनाब, उसको भी देख लेते हैं। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं ना, तो ये जो ये नोड्यूल्स है, तो ये याद रखेंगे कभी भी नोड्यूल सेंट्रली लो नहीं हो सकता, ठीक है। सेंट्रली हाई तो जरूर हो सकता है। जब भी आपको ऐसा नोड्यूल मिले कि जिसमें साइड पे डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है और दरमियान में लो है, तो वो एंड ऑन वेसल होती है। ये असूल है, ठीक है। ये जब भी आपने कोई नोड्यूल देखना है, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि क्या वो होमोजेनस है, तो वेल एंड गुड, दे दो नोड्यूल। लेकिन इस पेशेंट में तो बिल्कुल कैटेगोरिकली क्या है, अंदर लो है, साइडों पे हाइपर है। तो हाइपर डेंस नोड्यूल अगर बाहर से आपको नजर आ रहा है इस तरह वॉल, एंड ऑन वेसल, बस उसके अलावा आपने सोचना ही नहीं किसी चीज पे। तो ये टिपिकल एक एंड ऑन वेसल है, जो कि आपकी तरफ यानी किस तरह एक्सरे जब हो रहा था तो सामने आ गई है। तो वो सामने की वजह से उसका पिक्चर इस तरह आ गया। और उसकी क्राइटेरिया ये होती है कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिक नोड्यूल और जो आपकी ये, इन दोनों में डिफरेंस ही आपने इस तरह करना होता है कि जो सेंट्रल पार्ट है क्या वो हाइपरडेंस है पेरिफेरी से, और अगर वो हाइपरडेंस है तो फिर तो आप उसको नोड्यूल या कैल्सिफिकेशन या जो भी कहना है कहें। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर आप उसको मेजोर, जो सेफ बेट है आपकी, वो आपकी यही है कि आपने उसके अंदर देना है। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये हो गया आपका सारा कुछ क्लियर। उसके बाद आ गया 88। अब देखते हैं जी 88 में क्या किया आप लोगों ने। हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स, तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा इसमें कि हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स थे। और उसके बाद जो था ये आपको सिमेट्रिकल स्मॉल वेल डिफाइंड मैसेज, ये तो निप्पल शैडोज हैं, इसमें तो कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा, उसके बाद क्योंकि अगर सिमेट्रिकल एंगल से नजर आए फिर तो ये निप्पल शैडोज ही होते हैं। उसके बाद सिर्फ इसमें मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने यानी कि अब वो कहा है कि वो ये कहे कि अगर आप लोगों ने ये सिलेक्ट किए, लेफ्ट क्लेविकल फ्रैक्चर, हाँ बिल्कुल ये हो सही है, ओल्ड क्लेविकल फ्रैक्चर जिसने पिक किया, वेरी गुड। और बाकी अगर तो आपने ये दोनों मैसेज पिक किए हैं, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, ये जो दोनों है, अगर तो सिमेट्रिकल इस जहाँ पे एक्सपेक्टेड लोकेशन ऑफ ब्रेस्ट है वहां पे नजर आए ना, तो कई बार सिंपल जो निप्पल शैडोज है वो भी ऐसे नजर आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर, लेकिन अगर आपको फिर भी कंफर्म करना है, तो क्या है कि आप उसका थोड़ा सा एंगल लेटरल व्यू कर लें, तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई चीज़ है भी सही लंग में कि नहीं, क्योंकि अगर ये एपी में नजर आ रही है तो लेटरल में भी नजर आने चाहिए। दूसरा, लेकिन जिन लोगों ने इसका सीयूएडी सिलेक्ट किया है, तो वेरी गुड, बिल्कुल सही है, क्योंकि सीयूडी की चेंजेस ऐसी होती हैं कि इसके लंग्स के जो सीपी एंगल्स हैं वो थोड़े से इस तरह वाइडेंड होते हैं, हाइपर इन्फ्लेटेड होते हैं। और उसके साथ फिर चूंकि उनकी एयर एयर ज्यादा हो चुकी होती है अंदर, तो उसकी वजह से जो है वो फिर इस तरह के शेडोज आपको कई दफा नजर आते हैं। और स्क्लेरोटिक फॉकस, ये मेजोरिटी लोगों ने जो है ना इसको मेंशन किया है, लेकिन ये इसीलिए कहा गया है कि नोडुलर ओपेसिटी जिन जिन लोगों ने लिखी है, तो वो पल्मोनरी नोड्यूल और अगर सिमेट्रिकल होना, तो ये याद रखना है आपने कि निपल शैडोज भी इस तरह नजर आ सकते हैं, जिसको ओवर कॉल नहीं करना। और ये अपने डीडी में जरूर मेंशन करेंगे ये सिंपल निपल के वो शेडोज हो सकते हैं, और उसकी वजह से भी जो है वो प्रॉब्लम आपको आ सकता है। और काफी लोगों ने इसको लिखा है, लेकिन सारों ने, मेजोरिटी ने मेटास्टेसिस और इस तरह की चीजों में लिख दिया है। तो ये याद रखें अब आप लोग, इसमें अब आप लोगों ने याद रखना है कि ये किस तरह के निपल शेडोज भी हो सकते हैं, और इसमें ये निपल शेडोज ही थे, इसलिए कुछ भी नहीं था, और ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है फिर ये हमको मैसेज दे दिए उन्होंने। अच्छा, उसके बाद फिर 89 नंबर था, और इसमें जो है वो आपको पेरिफेरल लोबुलेटेड एबनॉर्मली लेफ्ट और विद डिस्ट्रक्शन वाला, ये पूरे का पूरा एक मैच था जो पेरिफेरली था। और उसने इसने जो थी ना सारी की सारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड रिप थी, लेकिन फोर्थ रिप को मेरे ख्याल से उसने डिस्ट्रक्ट कर दिया था। और उसके बाद फिर ये नीचे भी आ रहा था, और ये सारे का सारा लेकिन इसका मकसद ये था कि ये प्लूरल एक्स्ट्रा प्लूरल मैस की तरफ लेके गया है इसको, ठीक है। कि ये जो ट्यूमर था या जो भी लीजन है, ये बाहर प्लूरल बेस्ड है, ठीक है, लंग के अंदर नहीं है। जैसा मतलब ये है कि अगर ये प्लूरल बेस्ड है, तो फिर आपके पास क्या हो सकता है कि ये मेटास्टेसिस हो सकता है, मेसोथेलियम हो सकता है, या कोई थाइमोमा वगैरह, या फिर रिब के अपने मैसेज, चेस्ट के मैसेज जो कि अंदर इन्वेड कर रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि इसमें सिर्फ जो मेन चीज इंपॉर्टेंट थी, फाइंडिंग थी, वो आपकी ये थी कि ये आपको जो फोर्थ रिब है पूरी की पूरी गायब थी,
और बाकी सारे का सारा लीजन यहाँ पड़ा हुआ था। लेकिन ये लंग का मैस नहीं था, ये लंग से बाहर का मैस पड़ा था। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि आप लोगों ने क्या इसको एक्स्ट्रा प्लूरल मैस कहाँ है, सॉरी एक्स्ट्रा यानी कि पल्मोनरी मैस यानी कि प्लूरल बेस मैस, या एक्स्ट्रा प्लूरल का मतलब यानी कि चेस्ट वॉल का या उसका बोन का मैस। ठीक है, अब इसमें हमें देखना, और दूसरा ये कि क्या आपने रिब की इरोजन बताई है कि नहीं। अब आप देखिए कितनी रिब की जो वैल्यूएशन है मैथ्स के साथ वो कितनी इंपॉर्टेंट है कि वो डिफरेंशियली आपका चेंज कर देती है। इसलिए आप लोगों ने एग्जाम के मोड में भी हमेशा ये याद रखना है कि इस तरह की आपने चीज कोई नहीं करनी कि जिसमें जो है ना वो करना है। ठीक है, अच्छा उसमें अब आप देखते हैं। अच्छा जी, कुड बी सर्जिकल नहीं, हाँ ठीक है। माइसेटोमा से ज्यादा जो है ना वो एग्रेसिव लीजन है। फिर आपका एम्पाइमा दिया है कुछ लोगों ने, एम्पाइमा की भी लोकेशन एक्सपेक्टेड नहीं है। एम्पाइमा नॉर्मली डिपेंडेंट एरियाज में ज्यादा होता है क्योंकि पेशेंट का वो लोअर एरियाज में आके ज्यादा एम्पाइमा देखा है आप लोगों ने, ज्यादातर एम्पाइमा लोअर साइड पे ही जमा होता है और वहीं पे इन्फेक्ट होता है। उसके बाद ये एक डॉक्टर जैसे लेफ्ट लेटरल चेस्ट वॉल मेलिग्नेंट लीजन, यस वेरी गुड, ये डॉक्टर मुदस्सर ने ठीक लिखा है इसमें। उसके बाद पोस्ट सर्जिकल सेगमेंटल निमोनेक्टमी, यहाँ कहीं पे भी निमोनेक्टमी की तो कोई फाइंडिंग इस तरह की नहीं थी कि जिसमें आपको कोई सर्जिकल क्लिप्स मिले या कोई ऐसी चीज मिले, तो उसकी वजह से ये सिंपल ट्यूमर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर एक, हाँ ये है डॉक्टर सिद्धरा, इन्होंने लिखा प्लूरल बेस्ड लीजन विद इंसिस्ट प्लूरल फ्लूइड। लेकिन इसमें वही बात है कि जो आप लोगों की जो चीज मिसिंग है वो ये है कि आप लोगों ने रिब के ऊपर कमेंट नहीं किया। अगर रिब के ऊपर कमेंट नहीं किया तो फिर आप लोग 5 मार्क्स तक मैक्सिमम आ सकते हैं क्योंकि आपने बेसिकली पिवटल पॉइंट पे मिस कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये फौजिया रशीद ने लिखा है मेलिग्नेंट मेसोथेलियोमा फाइन है, लेकिन उसके साथ उन्होंने डिस्ट्रक्शन लिख दी है रिब की, तो इसका मतलब ये है कि ये अब मार्जिन पे आराम से क्रॉस कर सकती है। उसके बाद फिर जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैस लीजन इरोजन ऑफ रिब, डॉक्टर आमने लिखा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और थर्ड रिब लिखी है आप लोगों ने ना, जबकि थर्ड रिब आप अगर देखेंगे तो वो तो यहाँ से जा रही है, ये थर्ड रिब, फर्स्ट रिब ऊपर होती है, सेकंड रिब आई, थर्ड रिब आई, उसके बाद फोर्थ रिब जो है ना वो गायब हुई है इसमें। अच्छा जी, उसके बाद फिर और किसने लिखा है सेकंड रिब, इविंग सार्कोमा मेसोथेलियोमा जिन्होंने लिखा है वो भी ठीक है। प्लाज्मासाइटोमा इंटरकॉस्टल न्यूरोफाइब्रोमा लेस लाइकली है क्योंकि इंटरकॉस्टल न्यूरोफाइब्रोमा जो है वो रिब की डिस्ट्रक्शन एज सच नहीं करता, तो वो उसकी स्कैल्पिंग जरूर करता है, उसको थिनिंग जरूर करता है, लेकिन वो नॉर्मली उसको डिस्ट्रक्ट नहीं करता। तो इन्होंने जो डॉक्टर साहब उन्होंने लिखा है नो रिब डिस्ट्रक्शन, तो ये रिब डिस्ट्रक्शन है इसमें ना, इसको मेक श्योर करेंगे रिब आपको पूरी की पूरी काउंट करें, 1 2 3 जितना भी डेंस मैस होगा ना, रिब इतनी गायब नहीं हो सकती क्योंकि वो कैल्सिफिकेशन जितना तो नहीं हो सकता ना नॉर्मली। फिर प्लूरल एम्पाइमा नहीं चलेगा बिल्कुल भी, वो पास नहीं होगा। और फिर लिम्फेंजेटिक कार्सिनोमेटोसिस बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और प्लूरल फाइब्रोमा भी बहुत लेस लाइकली है, स्पेशली क्योंकि जो बोन की डिस्ट्रक्शन है। लेकिन एज कम्पेयर टू के लंग के अगर आप प्लूरल फाइब्रोमा लिख देंगे तो दैट्स स्टिल एक्सेप्टेबल, बट गिवन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिब, पूरी रिब भी गायब है ना, अब यहाँ देखें तो सही है, यहाँ इसके दरमियान में ये वाली रिब यहाँ से कितनी अच्छी जा रही है, जबकि यहाँ पे इस रिब के बाद ये रिब आ रही है, इन दोनों के दरमियान में तो रिब एक पूरी की पूरी देखे ना आप, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसको आप अगर तसल्ली से भी देखते हैं आप, तो आप इनसे दोनों साइडों में कंपेयर करें, कुछ नहीं करना। यहाँ से आप ये देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ तक आ गई, ये थर्ड रिप जा रही है जो इतनी बड़ी सारी है, थर्ड रिप भी इंटीरियर जाके गायब हो गई है, लेकिन फोर्थ रिप तो है ही नहीं, ये तो पोस्टीरियरली गायब होनी शुरू हुई है और सारी की सारी यहाँ तक गायब होती चली गई है। ये थर्ड रिप एंटीरियरली जाके थोड़ी सी एक्सपैंड हो रही है और वो आगे से फिर सही नहीं जा रही, फिर उसके बाद ये जो फिफ्थ रिप है वो बिल्कुल ठीक गई, सिक्स रिप ठीक गई यहाँ पे, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सारी की सारी रिप्स राइट साइड पे ठीक नजर आ रही है, लेकिन लेफ्ट साइड पे पूरी की पूरी रिप गायब है। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगला जो पेशेंट था वो 90 था, और 90 पेशेंट जो था वो आपका, देखते हैं क्या किया आप लोगों ने इसमें, एक मिनट ठहरे। इसमें जो आपके थे सर्जिकल क्लिप्स आप लोगों ने, एक सेकेंड, ब्रेस्ट में सर्जिकल क्लिप्स थी, ठीक है। उसके बाद जो थे आपके यहाँ पे रिब की काफी सारी जो थी वो गायब हुई पड़ी थी, ये देखिए यहाँ से रिब थी, यहाँ से रिब गायब थी, यहाँ से रिब गायब थी और यहाँ से रिब गायब थी। यहाँ पे क्लियर कट आपको रिब के डिस्ट्रक्शन के एरियाज नजर आ रहे थे, जो यहाँ से स्क्लेरोटिक से और लिटिक्स एरियाज पड़े हुए हैं, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। और उसके साथ में ये सारे के सारे अगर आप देखते ना, ये सर्जिकल क्लिप्स पड़ी हुई थी जो कि पहले पहले यहाँ पे सर्जरी के लिए थी। बाकी यहाँ पे मेटलेक्टेसिस था, लेकिन अगर आप इस रिब को भी लेके आए तो ये रिब भी एक्सपेंडेड थी इस जगह पे। ठीक है, ये देखिए नॉर्मली रिब ऐसे जाती है, लेकिन अगर आप इस रिब पे आते तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लमेटिक थी।
और उसके बाद ये पीछे भी एक रिब के अंदर ये भी सारा एक्सपेंसाइल से लीजन बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये था कि ये बेसिकली एक तो आपने इसमें मेस्टेक्टमी या प्रीवियस प्रीवियस ब्रेस्ट एंड एक्सिलरी सर्जरी, क्योंकि एक्सिलर के भी क्लिप्स थे और यहाँ राइट ब्रेस्ट के अंदर भी थे। तो उसके बाद फिर अगर आप ये दोनों चीजें देखते हैं तो सबसे पहले आपके जेहन में क्या चीज आती है, स्पेशली अगर एक्सिलरी के यहाँ पे इस तरह के क्लिप्स नजर आ जाए, तो इसका मतलब है कि उसमें सर्जिकल एक्सिलरी क्लियरेंस की भी है। एक्सिलरी क्लियरेंस का मतलब ये होता है कि ये बायोप्सी के बाद ही होती है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना कि पेशेंट अभी यानी कि बिनाइन किसी चीज के और एक्सिला के सारे लिम्फ नोड अब निकाल दें। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो आपने ये दो चीजें पिक कर ली हैं, यानी कि राइट साइड की मेस्टेक्टमी विद राइट एक्सिलरी क्लियरेंस, तो फिर आप स्पेसिफिकली जाएंगे देखने के लिए क्या कोई पल्मोनरी नोड्यूल्स हैं या कोई रिब के अंदर लिटिक लीजन्स पड़े हैं या नहीं। यही दो ही रीजंस है ना फिर आपके इसमें चेस्ट एक्सरे में, या कोई प्लूरल फियन अगर होती, अगर कोई प्लूरल फियन होती तो फिर आपने फौरन कहना था कि जी मैलिग्नेंट प्लूरल फियन इस तरह का पिक्चर दे सकती है। तो इसलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या, अब इनमें से देखें डॉक्टर ने लिखा हुआ है कि राइट फिफ्थ रिब वो जो है दिया हुआ है, ल्यूसर लीजन दिया हुआ है राइट रिब फिफ्थ रिब में। लेकिन अब उसके बाद इन्होंने इसकी सेकेंडरी कॉज नहीं फाइंड आउट की। ये देखें यहाँ पे इधर एक्सिलरी क्लियरेंस थी और ये सर्जिकल क्लिप्स थे, तो अगर ये आप सर्जिकल क्लिप्स देख लेते तो फिर आपने डेफिनेटली जो है ना इसमें देखना। डॉक्टर विश ने दिया है कि जी राइट पर इन्होंने सर्जरी पिक कर ली है, लेकिन जो थे फिर उसके बाद जो आपके ये लेटिक लीजन्स थे बोन के, ये पिक नहीं किए। तो उसके बाद देखते हैं जिन्होंने पूरा सही किसने किया है। सुचर स्लिप हेमिटोनिस रेट्रोकार्डिक ल्यूसर लीजन, डॉक्टर आमना ने बिल्कुल ठीक लिखा है, सर्जिकल क्लिप्स इन राइट हेमिटोरिक्स है। लेकिन प्रॉब्लम यही था कि ल्यूसर लीजन तक दे दिए इन्होंने, लेकिन इसके अंदर उन्होंने ये फाइंडिंग नहीं लिखी कि जो है वो ल्यूसेंट लीजन्स तक लिख दिए। लेकिन अब इस क्या लिखना चाहिए था वर्ड कि मोस्ट लाइकली डायग्नोस्ड केस ऑफ सीए ब्रेस्ट विद लिटिक मेटास्टेसिस इन बोन्स, तो ये लिख देता तो बस फिर काम बिल्कुल फिट था। उसके बाद जो है ना आगे कौन है, कैल्सिफिकेशन नहीं, ये भी नहीं दी नहीं। हाँ ये सर्जिकल, ये शायद इन्होंने लिखे है सर्जिकल स्टेपल्स। लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने जो है वो अच्छा इसमें देखें, ये सर्जिकल स्टेपल्स जो है ये एक्सिला में है और इस जगह पे है, यानी कि ये सर्जिकल साइट्स ये दो हैं। ये न्यूमोनेक्टमी की साइट होती है या लंग ट्रांसप्लांट की होती है, वो ये होती है, यहाँ पे आपके सर्जिकल क्लिप्स आते हैं। अच्छा जी, सर्जिकल क्लिप ऑन राइट डायफ्राम तो कभी भी नहीं होंगे ना, ये तो ब्रेस्ट का एरिया है और ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर ये है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने याद रखना है कि देखिए कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड केस था कि अगर आप सिर्फ ये सर्जिकल दोनों साइडों के एक्सिला को भी देखा करें, ये क्या कोई छोटे छोटे सर्जिकल क्लिप्स तो नहीं लगे हुए। अगर एक्सिलरी क्लियरेंस है ना, ये सर्जिकल क्लिप्स हमेशा एक्सिला में तब लगते हैं जब वहां से लिम्फ नोड निकाले जाते हैं, ठीक है। और अगर लिम्फ नोड निकाले जाने का क्या मतलब है कि मेटास्टैटिक लिम्फेडिनोपैथी हुई भी थी पेशेंट के अंदर या सस्पिशन थी मेटास्टैटिक, इसका मतलब ये है कि वो पेशेंट आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाना चाहिए कि ये डायग्नोस्ड केस है सीए ब्रेस्ट का। अगर वो पेशेंट डायग्नोज केस है सीए ब्रेस्ट का, तो उसके बाद आपको ऐसा एक्सरे लगाया गया, तो अब उसके दो ही मकसद है, कोई पल्मोनरी नोड्यूल है या नहीं, तो बड़े तसल्ली से आपने पल्मोनरी नोड्यूल, दूसरा क्या लिम्फेंजेटिक कार्सिनोमेटोसिस है या नहीं, तीसरा कि क्या बोन्स के अंदर कोई ल्यूसेंट के कोई ल्यूसेंसीज या मेटास्टेसिस तो नहीं पड़े हुए। अब इसमें ल्यूसेंट मेटास्टेसिस थे, तो आप जब तक उस चीज के लिए देखेंगे नहीं ना, तो आपका ब्रेन आपको कुछ नहीं बताएगा। आपने खुद ढूंढना है कि ये मैंने अब तीनों चीजें क्लियर करनी है, तो क्या मैं ये तीनों चीजें क्लियर कर सक रही हूँ कि नहीं। और एक्सिलरी इसमें इस एक्सरे का मेरा आपको सजेशन है कि ये जो क्लिप्स है ना इनको याद करें। ये आपको नजर आ गई है ना अगर एक्सिला के अंदर, और यहाँ पे नहीं होती एक्सिला की क्लिप्स, यहाँ नीचे होती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो एक्सिलरी क्लिप्स यहाँ पे अगर आपको नजर आ गई है, तो इसका मतलब यही है कि बस ये डायग्नोस्ड केस ऑफ सीए ब्रेस्ट है। अंडरस्टूड कर लें इसको एग्जाम के लिए कम से कम, और उसके बाद आपने आगे फर्दर स्टेप यही करना है कि जब आपने मेटास्टेसिस के लिए वर्कआउट स्टार्ट करना है, और उसको देखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए आपने इसमें याद रखना है ये बात, ये सर्जिकल क्लिप्स यहाँ थी और यहाँ पे ड्रिप लीजन्स थे सारे के सारे जो भी मैंने आपको दिखाए हैं, और वो सारी की सारी फाइंडिंग थी। अच्छा जी, उससे अगला पेशेंट था 91 हो, सॉरी ये, ठीक है। अब इसमें जो पेशेंट था वो आपका जो, अब यहाँ पे फिर वही बात है, मैं पहले आपको दोबारा एक्सरे पहले बताता हूँ कि मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आपने जो है ना कंपैरिजन स्टार्ट करना है। और इसमें तो आप सबसे ऊपर ही अगर कंपेयर करते हैं ना, तो आपको दोनों साइडों में कितना वाज़ेह डिफरेंस नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक चीज पड़ी हुई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लंग्स दोनों एक जैसे नजर आने चाहिए, सूल है, लेकिन अगर आपको कहीं पेस में नजर आ रही है तो अपनी आंखों को उधर फोकस कर लें, वो आपके लिए जो है ना मतलब काफी ज्यादा जो है। उसके बाद फिर क्या था साथ, इसमें ये यहाँ पे लीजन थी, फिर ये वाइडन, ये पूरे का पूरा एरिया
आप इतने सारे एक्सरे देख चुके हैं, यहाँ पे इस तरह का लोबुलेटेड मैस कभी भी नहीं होता। इसका मतलब है कि राइट पैराट्रेकियल में भी मसला था। और ये देखें, जो ये वाला लेफ्ट जो हाइला होता है वो हमेशा वी शेप्ड होता है, यूं वेसल्स बन रही होती है। और अगर वो इस तरह आ गया है, जिस तरह इसमें आ रहा है कि आगे की तरफ निकला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिम्फ नोड है। तो इसका मतलब ये है कि एक मैस पड़ा हुआ है, राइट पेराट्रेकियल वाइडनिंग है। ये देखिए ट्रेकिया के साथ इतनी जगह हमने पहले भी बताया था कि कभी भी नहीं होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको मैस मैस नजर आ रहा है। और फिर लेफ्ट हाइला की भी इनलार्जमेंट है, ठीक है। तो ये तीन चीजें इसके अंदर थी। उसके बाद फिर थी अम, यहाँ पे, सॉरी एक मिनट बार आपको ये ब्राउज, यहाँ पे आपको थोड़ी सी मतलब अगर आप नहीं भी क्लियर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ना ये नोड्यूल और थोड़ी सी इंटरस्टिशियम की भी वो नजर आ रही थी, क्या कहते हैं उसको, मार्किंग सी ज्यादा कंपेयर टू, अगर आप इस साइड की इधर करें ना, तो यहाँ पे जो लंग मार्किंग्स थी, इंटरस्टिशियल मार्किंग्स थी, वो थोड़ी सी ज्यादा जो है वो ज्यादा थी एज कम्पेयर टू राइट के। नहीं, इधर को इधर से कंपेयर करें तो इसके इंटरस्टिशियम की ये जो सारी की सारी लाइनिंग्स आ रही हैं यहाँ से पीछे, क्योंकि अगर आप इसमें देखें ना तो ये इंटरस्टिशियल यानी कि जो मार्किंग आती है यहाँ आगे खत्म हो जाती है, लेकिन इसकी जो मार्किंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये पूरी की पूरी ऊपर तक पहुंची हुई है। मतलब अगर आप इसको ये देखें ना तो यहाँ से ये मार्किंग स्टार्ट हो रही है और ये पीछे तक जा रही है, यहाँ से ये मार्किंग स्टार्ट हो रही है, ये भी यहाँ तक आ रही है, ये यहाँ तक गई हुई है। ये सारी की सारी मार्किंग्स जो थी ना ये काफी ज्यादा इसमें प्रोमिनेंट थी। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जो इसमें फाइंडिंग्स थी वो क्या क्या थी, कि आपके पास नंबर एक ये था कि लेफ्ट एपिकल ओपेसिटी थी जो कि ट्यूमर था। उसके बाद यहाँ पे इंटरस्टिशियल मार्किंग ज्यादा थी जो कि लिम्फेडेटिक को कर सकती थी। राइट पैराट्रेकियल स्ट्राइप थी जो कि राइट पैराट्रेकियल लिम्फेडिनोपैथी, लेफ्ट मीडियम हाइलर मैस जो कि लेफ्ट हाइला की इनलार्जमेंट और लिम्फेडिनोपैथी थी। और यहाँ पे रेट्रोकार्डिक मैस भी आपको छोटा सा नजर आ रहा है। और ये सारी की सारी जो थी ना आपके पास में फाइंडिंग थी। तो इसमें जो मोस्ट लाइकली जब आपने आगे करना था उसमें क्या करना था कि ये मेलिग्नेंट मैस है जिसने आगे सारी लिम्फेडिनोपैथी की हुई है और सारा लिम्फेडेटिक स्प्रेड कर रहा है। तो नाउ जस्ट गो फॉर सीटी चेस्ट एंड एब्डोमेन विद आईवी कंट्रास्ट फॉर फर्दर स्टेजिंग, और बायोप्सी के लिए आगे सजेस्ट करें। तो उसके अंदर जो है ना फिर आपने देना था। इसमें जो एक चीज इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि रिब्स जो थी वो ऑलमोस्ट सारी की सारी क्लियर थी। और उसके बाद जो है ना वो था। अब इसमें देखें आप लोगों ने जो ये असल मैथ है वो ये पढ़ा हुआ है। और जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है कि आप लोगों में मेजोरिटी ने ये पिक ही नहीं किया मैथ्स। आप लोगों ने बाकी राइट हाई मीडियम पैराट्रेकियल ये सारे कर लिए। और उसकी रीज़न क्या थी कि वही प्रॉब्लम कि आपने कंपैरिजन नहीं किया हुआ। अगर आप इस एक्सरे को अब सिर्फ ऊपर कंपेयर करें दोनों साइडों को, तो आपको बड़े क्लियर कट कैटेगोरिकली ये जो एरिया पूरे का पूरा है इससे बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा है। कोई इस पर आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो अगर इतना ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है कि जो ये सारे का सारा रीजन है ये सारा यहाँ पे ट्यूमर बढ़ा हुआ है। इसकी कोई थिकनिंग इतनी खास नहीं है, मतलब क्योंकि इसके मार्जिन्स क्लियर हैं और दोनों सिमेट्रिकल हैं एक साइड पे, तो बहुत ज्यादा कोई यानी कि ट्यूमरस किस्म की पिक्चर नहीं है। अच्छा जी, उसमें देखता हूँ मैं कि हम अब ये देखेंगे कि किसने इसको पिक किया है। अच्छा जी, लेफ्ट हाइलर में ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, सार्कोइडोसिस, टीबी, लिम्फोमा। हाँ, ये लेफ्ट एपिकल प्लूरल थिकनिंग लिखी है डॉक्टर आमना ने, लेकिन बस यहाँ तक ही लिखी है। और उसके बाद फिर अब इसमें इसमें अगर आप लेफ्ट एपिकल प्लूरल थिकनिंग, लेफ्ट राइट पैराट्रिकल स्ट्राइप, ठीक है, लेकिन इनको आपने अल्टीमेटली इवेंचुअली जो है वो जिन्हें कि एपिकल एरियाज में होते हैं वो आपको पता है ज्यादा ट्यूमर ब्रोंकोजेनिक होते हैं। और उसके बाद फिर वो मेटास्टेसाइज कैसे करते हैं कि यहाँ के लिम्फ नोड में आते हैं, फिर ये लिम्फेडिनोपैथी करना शुरू कर देते हैं, तो वो सारे के सारा जो है ना वो। तो इसमें लेफ्ट एपिकल ट्यूमर एज सच का वर्ड ना बहुत कम लोगों ने किया है। बिल्कुल, ये मैं बताया है कि ये लिम्फेंजेटिक की है, लिम्फेंजाइटिस ही है, लिम्फेंजेटिक स्प्रेड है सारे के सारे। अब इसको दोनों को कंपेयर करें बस आप, आपका काम यही है कि कंपेयर करना है। अब देखिए इधर की आप मार्किंग्स कितनी थिन आउट हो रही है, जैसे निकलती है खत्म हो जाती है, लेकिन लेफ्ट की मार्किंग्स यहाँ से लेके आप बिल्कुल एंड तक लेते जाएं तो ये सारी की सारी लिम्फेंजेटिक स्प्रेड है उसका ट्यूमर का, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगला 91 फिर 92 पे आते हैं हम। 92 पे जो था वो राइट का जो, थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए मुश्किल होते जा रहे हैं केसेस, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो राइट हाइलम था वो डेंसिटी था, वो डेंस था। उसके बाद यहाँ पे भी एक जो था मैस दिया गया था जो कि ये पड़ा हुआ मैस, और यहाँ पे राइट उसके साथ राइट हाइलम की जो थी इनलार्जमेंट थी, डेंसिटी इंक्रीज थी। और उसके बाद जो है ना फिर आपके पास
ऑब्सक्योर्ड राइट हार्ट बॉर्डर था, यहाँ से हार्ट का भी सही कलर नजर नहीं आ रहा था, और हेमीडायफ्राम भी एलिवेटेड था। तो ये जो है सारे का सारा जो था, फिर वही बात है कि अगर आपने, मैं दोबारा इसको पिछले एक्सरे में दिखाता हूँ आपको, ये देखें। अगर अब आप कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो फिर आराम आराम से देखते हो तो आपको यहाँ पे एक सटल सा मैस नजर आता है, जो कि बड़ा कैटेगोरिकल था यहाँ पड़ा हुआ। ठीक है। और उसके साथ में ये राइट हाइलम की इन्लार्जमेंट थी, ये देखिए हाइलम इतना बल्कि बाहर तो कभी भी नहीं निकलता होता। और उसके साथ फिर ये पूरा राइट लोब जो था, राइट मिडल लोब था, उसकी कंसोलिडेशन थी, यहाँ पे राइट हार्ट बॉर्डर आ ही नहीं रहा था, ये ट्रायंगुलर सी पेस्टी पड़ी हुई थी यहाँ पे। तो ये भी जो था पेशेंट बेसिकली, अब आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये सारे के सारे इसमें लीजन्स थे, और उसके बाद फिर बाकी सेंट्रल ट्रेकिया बाकी सारा कुछ था। लेकिन वही, ये भी वही था कि राइट जो है वो ट्यूमर था मोस्ट लाइकली, या जो भी था उसके साथ। और फिर लेकिन आप इसके अंदर क्या करेंगे, सीटी चेस्ट को दाइवी क्रॉस कराएंगे और यही कहेंगे कि जी राइट साइड की ओपेसिटी थी, जो कि मोस्ट लाइकली ट्यूमर है, जिसने राइट साइड लिम्फोडेनोपैथी दे दी हुई है, और उसके साथ ये जो है पेशेंट उसके साथ प्रेजेंट किया। तो अब इसमें भी हम देखते हैं कि राइट लंग किसने पिक किया है। सीओडी है, बिल्कुल है, सीओडी की चेंजेस है। ये पेरेन्काइमल मैस है, जो मैस होता है वो पेरेन्काइमल होगा ना। और हाइला के अंदर लिम्फ नोड्स हैं, दोनों चीजें हैं यहाँ पे, ये भी है, ये मैस है। और मैस जब अपने मेटास्टाइज करता है लिम्फ नोड्स में, तो सबसे पहले हाइलर ग्रुप को ले जाता है। अच्छी जी। और इसके अंदर कि आप लोग ये जो मैं जितने एक्सरेज दिए ना, इनको आप कम से कम 3 3 दफा रिवाइज करें एग्जाम के लिए, क्योंकि आप लोगों के जो एक्सरेज हैं वो, ये एक है, वेरी गुड, ये है डॉक्टर बीनिश ने, इन्होंने लिखा है राइट लोअर लंग कंसोलिडेशन। इन्होंने राइट लोअर लंग किया है, लेकिन उन्होंने ट्यूमर को इन्होंने भी कमेंट नहीं किया। चले, बहरहाल इसका मतलब ये है कि इसमें तो किसी ने भी पासिंग मार्क्स नहीं ले सका अनफॉर्चुनेटली कोई भी। तो आज तो आप लोगों का हालात काफ़ी नाजुक है। अच्छा जी। उसके बाद जो है फिर 93 नंबर था। 93 नंबर जो एक्सरे था उसमें आपको क्या था, ये तो मेरा ख्याल है आप लोगों ने ठीक कर लिया होगा, क्योंकि ये तो बुकिश पिक्चर का ट्यूमर था, टिपिकल राइट एपिकल ट्यूमर। और इसमें इसने वो जिस तरह इसमें थी जो बोन थी, लेकिन इसमें जो थर्ड रिब थी वो एरोड हो चुकी हुई थी, उसके साथ बाकी ये कैल्सिफाइड प्लैक सा पड़ा हुआ था। ठीक है। और ये सारी की सारी जो चीज़ें थी, एक और प्रीवियस एस्बेस्टोस एक्सपोजर था। और अब ये जो था, ये टिपिकल जो एक पैन कॉस्ट ट्यूमर है, ये प्राइमरी लंग ट्यूमर है, जिसने साथ बोन एरोजन के साथ जो टिपिकल एग्जाम पिक्चर होती है वो हो सकता है। और इसमें चूंकि ये मीजोथेलियोमा के लिए ये प्लैक सा पड़ा हुआ था साथ, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, ये पूरे का पूरा एक। तो ये अगर आपने फाइंडिंग्स पे कर ली, और यहाँ पे भी छोटे छोटे प्लैक सा लग रहे थे, बायलेटरल सीओडी चेंजेस थी, लेकिन असल फाइंडिंग यही थी कि यहाँ पे जो थर्ड ड्रिप थी ना, जो यहाँ पे आनी चाहिए थी, फर्स्ट सेकंड तो आ रही है, लेकिन थर्ड ड्रिप का जो पिछला पार्ट है वो सारा गायब हुआ पड़ा है। तो ये है इसमें बेसिकली। और इसमें अब हम देखते हैं कि अ, किसने इसको ठीक किया। अपर लोब कंसोलिडेशन लिखा है, और ये तो टिपिकल पैन कॉस्ट ट्यूमर है, इसमें तो कुछ चक्कर ही नहीं है। रिब को आप लाजमी देखा करें, तसल्ली से देखा करें, केसेस को जल्दी ना किया करें, मतलब क्योंकि अब आपके रिफ्लेक्सेस इससे ही बनने हैं। अगर आपको 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, इसीलिए तो हम दे देते हैं आपको, 2 दिन दे देते हैं इसके रिपोर्ट करने के लिए। ये जब आप इसको कर रहे हैं ना, तो आप लोग तसल्ली से एक एक पॉइंट, एक एक चीजों को क्लियर करके चलें। अब जिसने टीबी लिखा है, जिसने एम्फाइसीमा लिखा है, वो कहाँ से पास होंगे इसमें, खुद बताएं। इसमें जिसने ट्यूमर लिखा है, ट्यूमर लिख के उसने ये बताया कि जी पैनकॉस ट्यूमर, बस सिर्फ पैनकॉस का ट्यूमर का वर्ड अगर आप लोगों ने यूज कर दिया ना, उसने आपकी कोई चीज नहीं देखनी, उन्हें पास कर देना। लेकिन अगर आपने पैनकॉस ट्यूमर राइट रिब की रोजन नहीं दी हुई ना, अब जो मर्जी कहानी डालते रहे, उसको कुछ नहीं मिलना। अच्छा जी। इसको तो किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई ज्यादा। बायलैटरल अपिकल कैपेसिटी। अब देखिए ना, अब इस केस के अंदर मतलब जो कि एक हर एग्जाम का ये पार्ट एंड पार्सल होता है कि एक अद्धा पैन कॉस्ट्यूम रिप इरोजन के साथ लगाया जाता है। तो जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें जो है वो आप लोगों को गुंजाइश मिलेगी। तो ये यहाँ पे इतना बड़ा ट्यूमर पड़ा है। और अगर आपको ये भी डाउट भी होना कि यहाँ पे कुछ चीज़ है, तो उसको रिब्स ही देखना शुरू कर दिया, अगर रिब्स ही आपको हेल्प आउट कर देंगी। कैविटेटिंग लीजन कोई नहीं है जी यहाँ पे, ठीक है सारा कुछ। चलिए, ये देखिए जी, ये बाकी सारे ठीक है भाई। कैल्सिफाइड प्लूरल प्लैक्स चलें, आप लोगों ने नहीं पिक किए, तो यहाँ पे तो थे, ये भी प्लैक पड़ा हुआ है, तो ये चलिए खैर। अच्छा जी, अगला 94 नंबर है। अच्छा, इसमें लॉकुलेटेड प्लूरल पियन थी,
की लगा दूँ आपको सामने। हाँ ये देखें, जैसे एयर फ्लूइड लेवल था, की थी, राइट मिड और एयर स्पेस स्पेसिफिकेशंस थी, और साथ ये जो obscured हामी डायफ्राम था, और लेकिन राइट हार्ड बॉर्डर क्लियर था। तो जो इसमें था एसोसिएटेड राइट मिड एंड लोअर जोन में, ये पैसिफिकेशन, ये पैच था, ये जो ये वाला था, ये ओपेसिफिकेशन का पैच यानी कंसोलिडेशन का पैच था, और साथ ये फ्लूइड लेवल और साथ ये प्लूरल स्पेस के अंदर जो थी। तो इसमें जो था आपका मोस्ट लाइकली जो ये पेशेंट है ये एम्पाइमा का है, और निमोनिया विद एम्पाइमा, ठीक है, यानी कि ये निमोनिया पड़ा है। ये जो इस राइट मिड एंड लोअर लंग के अंदर जो कंसोलिडेशन आ रही है, निमोनिया है, और उसके साथ ये जो इसके अंदर एयर फ्लो लेवल और ये सारे के सारा कलेक्शन बन गई है, एम्पाइमा है। तो अगर आप लोगों ने ये दो वर्ड्स लिखनी है कि एम्पाइमा विद कंसोलिडेशन, वेरी गुड, पास है। अच्छा, अब देखते हैं कितने लोग पास हैं इसमें। हाँ वेरी गुड, पहला बंदा पास है, डॉक्टर ईशा तो राजी है, उन्होंने बिल राइट साइडेड एम्पाइमा विद ब्रोंकोनिमोनिया, परफेक्ट। अच्छा जी, लेटरल चेस्ट वॉल एब्सेस इज नॉट दिस, चेस्ट वॉल एब्सेस होगी वो बाहर जाएगी, वॉल के अंदर आएगी, ये एम्पाइमा है। एम्पाइमा ऑफ राइट साइड विद बायलैटरल प्लूरल फियन इन्फेक्टिव, फाइन, डॉक्टर मैविश भी पास। और फिर डॉक्टर यसरा ने एम्पाइमा लिख दिए, लेकिन अब इन्होंने जो है वो क्या नहीं लिखा, कंसोलिडेशन। आधे नंबर मिल जाएंगे, पास हो जाएंगे मार्जिन पे। एम्पाइमा राइट लंग नहीं होता कभी भी, एम्पाइमा इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्लूरल स्पेस, सो इट्स एम्पाइमा मींस के फ्यूजन कलेक्शन इन दिस। अगर वो लंग के अंदर होगी तो फिर क्या होगा, एब्सेस। एब्सेस लंग के अंदर होती है, एम्पाइमा लंग से बाहर प्लूरल कैविटी में होता है, ठीक है। तो इसलिए इसने आप जब वर्ड यूज करेंगे तो हमें वर्ड वर्ड स्पेसिफिक लिखना है कि एम्पाइमा विद राइट लंग कंसोलिडेशन, राइट लंग निमोनिया, फिर परफेक्ट है। ज़ारा नसरुल्ला पास हैं, और फिर फाकिया ने एम्पाइमा राइट लंग प्लूरल कैपेसिटी मार्जिन पे पास। फिर जो है डॉक्टर आमना ने एम्पाइमा लिखा है, लेकिन उन्होंने वही कंसोलिडेशन नहीं लिखी, तो ये भी मार्जिन पे पास। फिर महमूना एम्पाइमा, एम्पाइमा थोरेसिस, ये डॉक्टर निदा, ये काफ़ी सारे लोग माशाल्लाह जाएगा, ये भी पास हैं। राशिद नहीं, शाजीना पास हैं। और एम्पाइमा, एम्पाइमा लंग एब्सेस नहीं है, डॉक्टर दिनेश ने लिखा हुआ है। और कासिम खान एम्पाइमा थोरेसिस, एम्पाइमा थोरेसिस मींस कि जब वो थोरेसिक के वॉल के अंदर भी चला जाता है, एम्पाइमा वर्ड एम्पाइमा, बस खत्म। हाँ अगर यहाँ पे ही हमें जरूर एयर फ्लो लेवल नजर आता है इसके बाहर, तो फिर हम एम्पाइमा थोरेसिस या एम्पाइमा नेसेसिटेंस या हम उसको यूज करते हैं, यहाँ पे बस सिंपल आप एम्पाइमा का वर्ड यूज करें। और ये कंसोलिडेशन थी राइट लंग की, वो आपने जरूर मेंशन करनी थी, और बायलैटरल सीपी एंगल की ब्लंटिंग थी। अच्छा, जिसके बाद 95 नंबर हम देखते हैं। अच्छा जी, इसमें ये देखते हैं कितने लोग ठीक हुए हैं इसमें। इसमें राइट डबल हार्ड बॉर्डर था, दो दो बॉर्डर्स नजर आ रहे थे आपको, यहाँ से एक चीज बाहर जाती नजर आ रही थी। बाकी अगर आप कराना को देखते तो ये स्प्लिट कराना था, ठीक है। तो अब ये जब आपको दो चीजें ही मिल जाए, राइट हार्ड बॉर्डर और स्प्लेइंग ऑफ कराना यूं, तो इसका मतलब है कि फिर आपके पास जो है वो एओटिक रिगर्जिटेशन, एओटिक, वो सॉरी एओटिक है, माइट्रल रिगर्ज, और वो आपके पास सबसे पहले बनेगा। और इसके अलावा फिर इसमें कुछ नहीं दिखता, यानी कि लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, वेरी गुड, जिसने लिखा है तो वो बहुत सही है, उसने सही लिख दिया है। एमएस भी हो सकता है, माइट्रोस्टिनोसिस हो सकता है, माइट्रल रिगर्ज में भी इलाज हो सकता है। तो इसमें हम देखते हैं, तो डॉक्टर इशरत तो राजिया ने बिल्कुल ठीक लिखा है, उन्होंने लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट लिख दिया है। अब किसी ने सिलिकोसिस लिखा है, किसी ने हिस्टोप्लाज्मोसिस लिखा है, सिम्प्लाज्मोसिस नहीं, ये सिंपल बस। तो इसलिए ये सिर्फ आप लोगों को इसलिए दिया गया था, बावजूद इसके कि एक्सरे सारा कुछ नॉर्मल था, मेक श्योर करें कि आप कैराइना का एंगल और राइट हार्ड बॉर्डर को सही तरह चेक करें। ये देखिए, मैं आपको दोबारा राइट हार्ड बॉर्डर दिखाता हूँ, इसमें किस तरह का था। अगर आप इसको गौर से देखें ना, तो यहाँ पे एक ये वो बाहर से ऊपर जा रहा था, और एक ये पीछे से स्ट्रेट लाइन जा रही थी। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन और साथ पीछे से थोड़ी सी ऊपर ओवरलैपिंग लाइन नजर आए, वो था। और फिर यहाँ पे किरायना देखें आप, यहाँ से आके ये बिल्कुल इस तरह गया, और यहाँ से आके ये इस तरह गया, जबकि ये किरायना क्या होता है कि इस तरह आ रहा होता है नीचे की तरफ, ये यूं होना चाहिए। अगर किरायना इस तरह हुआ हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट को इंडिकेट करता है। अच्छा, उसके बाद फिर अब आप जाएंगे केस नंबर 96 पे, जो आपका ये वाला था। और इसमें एक सेकंड, ये नहीं लगता मैं एक आगे ज्यादा आगे इसमें यहाँ पे, ठीक है। इसमें तो मतलब आपको देख के आइडिया हो गया कि डिफ्यूजली स्क्लेरोटिक जो है ये बोन्स थी, जो कि एक बड़ा टिपिकल आपको दिखाया जाता है, जिसमें हर तरफ स्क्लेरोसिस फैला होता है। और अगर इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली स्क्लेरोसिस हो, तो जो फिर क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अब आप एज देखेंगे, और अगर एज ज़्यादा है, जिस तरह इस पेशेंट की ज़्यादा है,
तो फिर ये मोस्ट लाइकली जो है वो मेटास्टेसिस होते हैं। और अगर ये मेल पेशेंट है तो फिर मोस्ट लाइकली फ्रॉम प्रोस्टेट होंगे। ठीक है, इसका सिंपल था कि आपने डिफ्यूज जो था स्क्लेरोटिक, ये देखें यानी कि बोन आप पिछले इतने एक्सरे देखते आए हैं, लेकिन आप देखेंगे वो कहीं पे आपको जो ये इंटीरियर रिब्स हैं वो इतनी क्लियर थ्रू एंड थ्रू नजर आई है कि आपको एंड तक बिल्कुल एक एक चीज उसकी लाइन ड्रॉ हो रही है, जो कि दूसरे में हमें ढूंढनी पड़ी थी कि कहाँ है ट्यूमर, किधर उसको रिब कहाँ है जिसको ट्यूमर ने उड़ाया हुआ है। अब इसमें तो आप किसी रिब बोन को हाथ लगाएं, आप यूं करके उसको पूरे के पूरे को ट्रेस करते जाएंगे। और दूसरा उसके बाद इतनी के भी लंग हमें नजर से ही नहीं आ रहा, लेकिन हर तरफ बोन ही बोन नजर आ रही है। तो इतना स्क्लेरोसिस हो चुका हो कि जिसमें सारे के सारे बोन्स ही आपको हर चीज नजर आ रही है, और इंटीरियर रिब से सारे के सारे एंड सारे क्लियर नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिर ये स्क्लेरोसिस है, एक्सटेंसिव स्क्लेरोसिस इन एन अडल्ट पेशेंट, स्पेशली मेल मेल ही दिखाएंगे आपको ज्यादा। तो क्योंकि जो उसमें होता है ना ब्रेस्ट में, उसमें भी स्क्लेरोसिस के साथ आते हैं, लेकिन वो पैची ज्यादा होता है, कहीं होगा कहीं नहीं होगा, तो फिर आपके लिए पिक करना आसान होता है। लेकिन अगर डिफ्यूज स्क्लेरोसिस आ गया ना जिस तरह इसमें आया, तो फिर आप लोगों के लिए वो नॉर्मल हो जाता है कि अगर हम बायलैटरल कर देना पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि आपको नॉर्मल ही लगेगी वो। तो इसलिए जो है उसमें आपके पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी इसमें एक्सटेंसिव स्क्लेरोसिस, और उसके साथ फिर ये स्केलेटल मेटास्टेसिस के साथ आएगी। अब जो है क्वेश्चन ये है कि अंडर एक्सपोज्ड है कि नहीं। तो अंडर एक्सपोज्ड नॉर्मली जो होती है ना, उसमें फिर आपके जो ये सॉफ्ट टिश्यूज है ना, ये इसमें से आप ये शेडोज इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे हो, तो फिर बिल्कुल वाइट हुआ होता है। इसमें आपको यहाँ से भी सारे के सारे चीजें नजर आ रही हैं, और जबकि अगर आप इसमें देखें थोड़ा सा, तो आपको दो वर्टिब्रा के दरमियान में जो इंटरवर्टिब्रल स्पेसेस है ना, वो भी नजर आ रही है। तो अगर आपको दो वर्टिब्रा के दरमियान में इंटरवर्टिब्रल स्पेस नजर आ गई है, तो अंडर एक्सपोज नहीं हो सकती, क्योंकि अंडर एक्सपोज के लिए जरूरी है कि वर्टिब्रा की लाइनिंग ही ना नजर आए आपको। लेकिन जब आपको इस तरह के हाइपोडेंस एरिया, जिस तरह ये है, फिर ये है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, और रेट्रोकार्डिक, अगर आपको आईवी डिस्क नजर आ गई है ना, यानी कि आप अप्रिशिएट ही कर गए हैं उसको, अंडर एक्सपोज नहीं है। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रही फिर अंडर एक्सपोज है। लेकिन आपका उसका क्राइटेरिया यही है कि अगर आपको सस्पिशन है कि ये अंडर एक्सपोज फिल्म है या नहीं, तो आपने सिंपल सिंपल रेट्रोकार्डिक आईवी डिस्क या दो वर्टिब्रा के दरमियान की जगह देखनी है कि क्या आपको एक वर्टिब्रा खत्म और दूसरा वर्टिब्रा शुरू होता नजर आ रहा है। अगर आ रहा है तो अंडर एक्सपोज नहीं है, बस सिंपल रूल है इसका। अच्छा जी, इसमें आप लोगों ने लिखा क्या था? मैं ऑस्टियो, एक बंदा चाहिए जिसने पेजेस पेज इतना एक्सटेंसिव तो नहीं हो सकता ना, मतलब आप उसमें ज्यादा, मतलब देखें अब इसमें पेजेट्स मार्बल बोन डिजीज लिखा हुआ है, लेकिन उसमें सिंपल आपका, अच्छा हाँ ये स्क्लेरोटिक मैट्स शाहीना ने लिखा है, बिल्कुल स्क्रीन स्क्लेरोटिक मैट्स, वेरी गुड। एक है, और सिकल सेल एनीमिया नहीं चलेगा, और स्क्लेरोटिक मेटास्टेसिस एक ज़ारा नसरुल्लाह ने भी लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने सेकंड उस पर लिखा है। और ऑस्टियोब्लास्टिक मैट्स में भी ज़ारा ने लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है। और एक डिफ्यूज्ड इंक्रीज बोन्स डेंसिटी डॉक्टर हमने लिखा है, ठीक है। लेकिन बस ये है, ठीक है, तो मतलब इसमें मेक श्योर करें कि इसमें खुल के कहेंगे जी वो है, और पेशेंट देखिए ये जंग तो नहीं है, वो जो ऑस्टियोपिक्नोडिस्टोसिस वगैरह है उसमें ये वाले इतने क्लियर, और आखिरी तक ये जो इसका लेटरल वो है ना क्लेविकल का जो ये लेटरल एंड है, ये फ्यूज 22-21 पे जाके होता है। तो अगर आपको ये वाला इसका लेटरल मार्जिन एक्रोमियम के साथ टच हुआ नजर आ रहा है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि ये अब जो है ना काफी ठीक ठाक है, कम से कम 25 क्रॉस कर गया है। तो फिर जितने ये एडल्ट वो यंग बच्चों वाले होते हैं ना पेशेंट्स, वो सारे के सारे जो वैरायटी है वो निकल जाती है इसमें से। एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी, नहीं होमरोलैट का एवियन नहीं है, ठीक है, होमरोलैट बेहतरीन है। अच्छा जी, उसके बाद अगला था आपका ये 97। 97 में आप देखें कि कहाँ गया 97, सॉरी ये है 97। अच्छा जी, इसमें जो था आपका, नहीं एक मिनट, 97 में आ गया। इसमें एच शेप वर्टेब्रा थे सबसे पहले जो आपने देखने थे, ये सारे के सारे पीछे थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या था, जो कि किस वजह से होते हैं, एंड प्लेट वेसल्स जो होती हैं जो वर्टेब्रा के दरमियान में जाके सप्लाई कर रही होती है, उनके इन्फार्क्ट्स आ जाते हैं, वहां पे सप्लाई पहुंचते हैं, सेंट्रल कोलैप्स होने शुरू हो जाते हैं वर्टेब्रल बॉडीज के। ठीक है, उसके बाद फिर थे यहाँ पे ये दोनों साइडों पे ये जो इसका हेड ऑफ ये ह्यूमरस था, वो जो एक नजर आ रहा था, उसमें भी आपको सारे के सारे एवियन के चेंजेस नजर आ रहे थे। कार्डियो में गैली थी, कितना बड़ा हार्ड हुआ हुआ था। ठीक है, और उसके बाद ये सारे के सारे जो थे वो
सिकल सेल डिजीज के जो थे, एक टिपिकल था। और ये माशाल्लाह 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 काफी सारे लोगों ने जो है वो ठीक कर दिया है। सिकल सेल डिजीज माशाल्लाह ये तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा पिक किया है। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें से फिर वही किया है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन डाल दी। तो बोन्स को जरा एवेल्युएट अच्छी तरह किया करें ताकि इसमें कोई गड़बड़ के चांसेस ना हो। अच्छा जी, उसके बाद ये 97 हो गया आप लोगों का, फिर 98 था। और 98 में आपके पास एक तो कार्डियोमेगैली थी, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रिपल चैम्बर पेसमेकर था जिसकी 3 तारें आ रही थी। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद पल्मोनरी एडीमा नहीं था। अच्छा, इसमें ये जो था एक कैल्सिफाइड एरिया ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा था, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि दो ही ऑप्शंस हो सकते होते हैं ऐसे पेशेंट के। एक तो ये होता है कि पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन है, और दूसरा अगर ये इस तरह का पेशेंट है जिसमें इतने सारे चैम्बर चैम्बर में डाला हुआ, उसका मतलब ये है कि पहले एमआई हो चुका हुआ है। और अगर एमआई हो चुका है तो नॉर्मली ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनोरिज्म की जगह है। जो पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन होती है ना, ये देखें एक मिनट सर, मैं इसको बड़ा करके दिखा, सॉरी ये कहाँ गया, सॉरी ये। अच्छा, इसमें ये देखिए, ये जो जगह जा रही है ना, ये कैल्सिफाइड से एक एरिया पड़ा हुआ है। ये टिपिकल लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन है, जो कि किस वजह से होती है कि जब एमआई हुआ, एमआई होने के बाद क्या हुआ कि वो एरिया सप्लाई डिवाइड होगी, क्योंकि नॉर्मली ये वाले एरिया ज्यादा एलएडी के जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा खराब होते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि वहां पे चूंकि अब उसके पुशिंग पावर नहीं रहेगी, तो वो वहां पे एनोरिज्म बना देगा, और एनोरिज्म फिर कैल्सिफाई करेगा। तो फिर यहाँ पे आपको एक कैल्सिफिकेशन नजर आएगी। पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन भी नजर आती है, लेकिन वो फिर इस टिपिकल पैटर्न को फॉलो नहीं करती। वो नॉर्मली इस तरह जाके फिर पेरिकार्डियम के साथ साथ चलती है। तो अगर आपको इस तरह का कैल्सिफाइड नजर एरिया नजर आ रहा है और लेफ्ट एक्सपेक्टेड लोकेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसका मतलब ये है कि ये मोस्ट लाइकली आपका ड्यू टू वही है कि ये एनोरिज्म है जो कि साथ चला गया। तो इसमें यही था। और ट्विडलर नहीं था। ये ट्विडलर में तो ये पूरे का पूरा माइग्रेट कर जाता है ना नीचे, और साथ फिर ये यहाँ से ये पूरी की पूरी ये हो जाती थी, अपनी अपनी जगह पे पहुंच रही है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस वेंट्रिकुलर एनोरिज्म बिल्कुल ठीक है जिसने लिखा है। उसके बाद वह लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनोरिज्म बिल्कुल ठीक डॉक्टर ने लिखा है। फिर कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस नहीं है ये, मैं तो इसलिए बता रहा था कि कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में पेरिकार्डियम को फॉलो करती है। और ये एलवी कैल्सिफाइड मुदस्सर ने ठीक लिखा है। फिर सारा नसरुल्लाह ने नहीं लिखा। फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर, डॉक्टर आमना ने लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनोरिज्म लिख दिए। फिर पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन ठीक है, उसके बाद वो डाल दिए। बाकी ट्रिपल चैम्बर में पेसमेकर पे कमेंट जरूर करें। उसके बाद पेसमेकर सीन कैल्सिफिकेशन लेफ्ट वेंट्रिकल उन्होंने लिखा है डॉक्टर, लेकिन उन्होंने इसका वो नहीं लिखा। उसके बाद फिर कैल्सिफाइड नोड्यूल नहीं, इन्होंने ये नहीं लिखा। वेंट्रिकुलर एनोरिज्म इसमें था बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी फाइंडिंग थी। तो इसका मतलब है कि ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इसको याद रखना है कि अगली दफा आपने इसको साथ साथ लिखना है। और यहाँ पे एक नोड्यूल था ही पड़ा हुआ है शायद, देखना नहीं इसको, नोड्यूल को उन्होंने क्या किया, उन्होंने शायद लिफ्ट ही नहीं कराई इसको, लेकिन बहरहाल ये नोड्यूल, ये एंडोन पल्मोनरी वेसल, लेकिन ये वाला जो नीचे वाला है ना नोड्यूल सा पड़ा हुआ है। अच्छा जी, बाकी ये सारा कुछ ठीक है। स्टर्नल स्ट्रक्चर्स नहीं है इसके, वो मैंने देखे थे। अच्छा जी, उसके बाद अगला पेशेंट ये आ जाता है 99 नंबर। इसमें जो था वो राइट अपर लोब, ये जो पार्ट था, और बल्कि इसमें मैं बताता हूँ, ये जो पूरे का पूरा एरिया था ना जिसके नीचे से ये मार्जिन आ रहा था, तो ये यहाँ पे राइट अपर लोब का पैची कंसोलिडेशन थी। और ये कोई इसमें जो था वो अ, बाकी ये एक जो असल इसमें पैथोलॉजी थी वो यहाँ पे आपके सामने एक पूरे का पूरा एक मैथ सा पड़ा हुआ था, जो कि मैं ठहरा हूँ दूसरे में दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो ये देख रहे हैं आप, गैस भी आ रही है सारी की सारी, ये पूरे का पूरा एक पड़ा हुआ था। तो ये बेसिकली इसके अंदर पैथोलॉजी थी। और इसमें जो ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जिस तरह इसका हॉस्टल पैटर्न आ रहा था और जिस तरह था, तो ये मोस्ट लाइकली हर्निएट हुई हुई है लार्ज बाउल इसमें, ठीक है। क्योंकि जो लार्ज बाउल भी इस तरह हर्निएट कर जाती है, तो इसमें ये यानी कि जो कई दफ़ा वो इंटीरियर उसके यानी कि मॉर्गेगनी जो होता है वो भी इस तरह नजर आ जाता है। तो इसलिए जो ये वाला है ना, ये आपने सिर्फ इसको हरनी है, इसको डिसाइड देखना था कि ये यहाँ पे आपको लार्ज बाउल का एक पूरे का पूरा शेडो सामने आया हुआ है। और चूंकि वो जो मॉर्गेगनी है वो किसी भी एज में प्रेजेंट कर सकता है, इसलिए फिर वो जो है, और ये बिल्कुल सही है माशाल्लाह। डायफ्रेगमेटिक हर्निया, हर्निया हाइटर हाइटर हर्निया में ना ये हॉस्टल पैटर्न नहीं आता कभी भी। जब आपको हॉस्टल पैटर्न नजर आ जाए तो ये लार्ज बाउल के लिए होता है। तो इसलिए हाइटर हर्निया की बजाय आपने इसमें वो लिखना था डायफ्रेगमेटिक। हाँ, लेकिन आपने उसमें लिखा हुआ है वो ठीक है, हाइटर हर्निया।
फिर जो है हार्टल हर्निया नहीं लिखना, डायफ्रेगमेटिक हर्निया जिसने लिखा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डायफ्रेगमेटिक, और काफी लोगों ने माशाल्लाह डायफ्रेगमेटिक हर्निया लिखा, तो है वही मोस्ट लाइकली, क्योंकि जब पोस्टीरियर होता है ना प्रोक्टेलिक, वो यंग एज में प्रेजेंट कर जाता है। जो ये है ना मॉर्गेगनी जो इंटीरियर वाला है, ये लेट एज में प्रेजेंट करता है और काफी लेट एज में प्रेजेंट कर जाता है। अच्छा, इसके बाद ये हमारा ये आखिरी केस है जो कि 100 नंबर है, और इसमें जो था वो आपका, फिर ये जो लेफ्ट हेमिथोरिक्स है, जो इसमें वो सारे के सारे जो है ये देखें, ये एक लोबुलेटेड प्लूरल मैस था जो सारे के सारा ऊपर से लेकर नीचे तक इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद फिर पैसिफिकेशन है, लेफ्ट लंग की कंसोलिडेशन है। और अगर इस तरह का आपको जो ट्यूमर मिल जाए, फिर अगर आप उसको दोबारा देखें, एक मिनट बाद दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से ये थिकन लोबुलेटेड सा मैस चल रहा है जो यहाँ से आके इसके मीडियस्टाइनल जो ये है प्लूरा वहां तक को इन्वॉल्व कर रहा है। यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया और ये फिर ऊपर चला गया। और अगर इसकी थिकनेस, इस पे तो शायद हमें इतनी थिकनेस का नहीं पता लगे, 1 सेंटीमीटर को एक्सीड कर जाएगी, तो फिर ये मीजोथेलियोमा होगा, फिर ये ट्यूबरकुलस या वो इन्फेक्टिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये था कि ये टिपिकल एक लेफ्ट मेलिग्नेंट मीजोथेलियोमा का पेशेंट था, जिसमें ये पूरे का पूरा मीजोथेलियोमा पड़ा हुआ है और उसके साथ लेफ्ट लंग की कंसोलिडेशन आ रही है। तो इसमें बस आपने सिर्फ मीजोथेलियोमा ही जिसने लिख दिया है, तो वो बिल्कुल बहुत मार्जिन के साथ पास है। सी ए लंग नहीं था, क्योंकि सी ए लंग में इस तरह प्लूरल थिकनिंग नहीं आती, और ये सेकेंडरी सारी कंसोलिडेशन थी जो कि फिशन की वजह से आ जाती है थोड़ी सी, ये सारे के सारे सीपी एंगल और सारा कंसोलिडेशन है। तो ये आप लोगों ने आपके आज के केसेस थे। तो अब हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि कल हम दोबारा लेक्चर होगा, और कल अभी आपको एक टॉक्स दे दिया गया है। एक टॉक्स में कोशिश करूंगा अभी रात को और अपडेट कर दें आपका एमएसके का। जो एमएसके के टॉक्स हैं वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वो उसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी टेक्नोलॉजी साइंस नहीं है, तो इसलिए आपने उस पर कोशिश करेंगे कल तक ये जो 50 केसेस हैं वो रात तक कवर कर दें। और अगर नहीं भी कवर करें कोई मसला नहीं, कम से कम एक टॉक्स आपका कल तक जो ये 25 केसेस का अपलोड हुआ है ना टॉक्स 4, ये क्लियर होना चाहिए, ताकि इसमें फिर आप लोगों के साथ में मैं इसको डिस्कस कर सकूँ। तो बाकी जो है वो अभी हम बाकी चीज़ें साथ साथ ऐड ऑन कर रहे हैं, लेकिन बस मीनवाइल आप लोग अपनी इन चीज़ों को, और ये चेस्ट एक्सरेज मेरा ख्याल है कि आप लोगों का जो अंदाज़ा हो रहा है उसमें ये है कि ये मोस्ट वीक अभी भी चल रहे हैं। तो आपने ना इनमें जो 75 चेस्ट एक्सरेज है ना, इनको दोबारा एक बार बैठ के, मेरा लेक्चर ये वाला भी 2 पहले मैंने अपलोड कर दिए, मेरा लेक्चर ये भी अपलोड हो जाएगा कल तक इंशाल्लाह। तो आप सारे के सारे ये एक्सरसाइज, ये जो आपके पास आ रहे होंगे टॉक्स बने हुए, तो आप बस जस्ट केस को नेक्स्ट 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 करते जाएं, और ये सारे के सारे जो ओपिनियन है ना फाइंडिंग, उनको आप डिस्कस कर लें। तो अब टाइम हो गया है आज के लिए, और फिर इंशाल्लाह जो है ना हम फिर कल दोबारा स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस दौरान कोशिश करेंगे कम से कम जो आपका ये वाला पोर्शन है ना, प्रिंसिपल डायग्नोसिस और इंटरप्रिटेशन वाला, ये ज़रूर कंप्लीट करें, ताकि ना हम इसमें, हमें फिर फ़ायदा तब होता है जब आप लोगों ने कुछ लिखा हो ना, तो फिर हम आपको इंडिविजुअली मैं देखता जा रहा होता हूँ, सारों को बताता जा रहा होता हूँ कि इसने ठीक लिखा है, इसने नहीं ठीक लिखा। तो इसलिए जो है ना वो कोशिश करेंगे, एंटर करेंगे ना आप लोगों की खुद ब खुद ही लर्निंग जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। बाकी जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, मजीद चीज़ें ऐड कर रहे हैं, और इसके अलावा ये कि अब क्रॉस सेक्शन को भी हमने ऐड कर देना है, तो उसके भी जो है एमएसके के ना आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आप लोगों ने अगर तो अच्छा परफॉर्म कर दिया 50 केसेस पे, तो फिर मैं इसको आगे नहीं लेके चलूंगा, क्योंकि फिर इसका मतलब आप लोगों को एमएसके आता है। नहीं तो ये होगा कि अगर आप लोगों के एमएसके की परफॉर्मेंस इसी तरह की हुई जिस तरह की आपकी चेस्ट में चल रही है, तो फिर हो सकता है 75 या 100 केसेस तक मुझे लेके जाना पड़े। तो अभी आपने 50 केसेस तो कल तक करे ना हम इसको, क्योंकि और हैं छोटे छोटे, ज़्यादातर जो है ट्रोमेटिक हैं, कुछ नॉन ट्रोमेटिक भी हैं, लेकिन आप लोगों को कम से कम एक बार जल्दी गो थ्रू कर लेना है इसको, ठीक है। और फिर हम उसमें भी देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स मिस करते हैं आप लोग और किस तरह लिखते हैं। तो कल फिर इंशाल्लाह रात को इसी वक्त 9:30 बजे मुलाकात होती है, ताकि फिर हम इधर से इसको कंटिन्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।